टिसुम सटिवुम इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा, मटर का पी का साइंटिफिक नेम। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पानी का अधिकतम घनत्व है, डेंसिटी है वो कितने डिग्री जो केल्विन तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो आपको पता होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का घनत्व डेंसिटी है वो सबसे अधिक रहती है। आपको यहाँ पर ऑप्शन में केल्विन दे रखा था तो आपको पता होना चाहिए, सेंटीग्रेड में आप 273 ऐड कर दीजिए तो ये 277 केल्विन हो जाएगा। और फॉरेनहाइट पूछ रहे तो 39.16 डिग्री फॉरेनहाइट है, जहां पर जल का डेंसिटी घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। 1857 की क्रांति में लखनऊ की तरफ से नेतृत्व किसने किया? अकबर ने किस स्मारक का निर्माण नहीं करवाया था? ये 4 ऑप्शन थे, जामा मस्जिद दिल्ली, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा। इसमें से जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण है वो अकबर ने नहीं कराया था, तो किन्होंने कराया था? तो ये जो जामा मस्जिद दिल्ली में है इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। 1656 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। बाकी सभी आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा निर्मित है। बुलंद दरवाजा में बहुत बार पूछा जाता है किसकी स्मृति में है, कहां पर विजय प्राप्त की थी अकबर ने? तो अकबर के द्वारा गुजरात की विजय प्राप्त करने की स्मृति में 1572-73 में ये बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित बनाया गया था और ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। अगला सवाल देखिएगा, मटर का रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो रचना का जो नाम है वो हो जाएगा उर्वशी रचना है, जिस हेतु 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उर्वशी रचना के लिए। और रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है 1959 में। उनकी रचना का नाम है संस्कृति के 4 अध्याय रचना हेतु रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी अवार्ड और 1972 में ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी रचना हेतु। मुगल शासक अकबर ने किस स्मारक का निर्माण नहीं करवाया था? ये 4 ऑप्शन थे, जामा मस्जिद दिल्ली, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा। इसमें से जामा मस्जिद दिल्ली का प्रदेश है, टोटल 45% पूरे देश का मध्य प्रदेश में। सेकंड हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रथम अफ्रीकी महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम अफ्रीकी महासचिव पूछा है कि सवाल का लेवल देखिए, अफ्रीकी महासचिव कौन थे? तो यहां पर आपका सवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाउट्रस घाली करेक्ट है, जो कि 1992 से 1996 तक रहे। ये इजिप्ट के हैं, इजिप्ट अफ्रीका में ही है, तो बाउट्रस घाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले एग्जाम ये पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे, उसके बाद अभी लेटेस्ट कौन है, उनसे पूर्व कौन थे। आज पूछना है कि अफ्रीकी कौन थे, प्रथम कौन थे? ट्रिब्यूल ली थे। इनसे पहले एक एक्टिंग रहे थे जिसका नाम है गार्डिन जेब है, ये रहे थे 24 अक्टूबर 1945 से 2 फरवरी 1946 तक, जो कि यूके से हैं। और फिर प्रथम जो रहे हैं वो ट्रिगी ली रहे हैं, तो ट्राइग्वे ली रहे हैं 1940 से 52 तक है, ये नॉर्वे जो कि यूरोप महाद्वीप में है। उसके बाद सेकंड कौन रहे थे? तो ये सभी आपको याद होना चाहिए किस महाद्वीप से, तो ये स्वीडन यूरोप से हैं। फिर तीसरे रहे थे वो एशिया से हैं, म्यांमार से यूथांट है, और कुर्त वाल्दीम है ये ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप में है। तो ये सभी आप लिस्ट देख सकते हो। कॉफी आनंद है ये भी अफ्रीका से हैं। और फिर यहाँ पर जो इनसे पहले आपका था अफ्रीका के जो इजिप्ट से है, ये घाना से हैं, तो बाउट्रस घाली हो जाएगी जो कि प्रथम अफ्रीकी हैं। कोरिया जो एशिया में बात करें तो वैसे एशिया में यहाँ पर प्रथम हो जाएगा म्यांमार है। एशिया में पूछे तो आपको म्यांमार करेक्ट करना है। यूथांट जो कि म्यांमार से रहे थे 1971 में, 61 से 71 है। और उसके बाद रहे हैं बान की मून है, ये कोरिया से है, कोरिया भी एशिया में। और वर्तमान में जो एंटोनियो गुतेरस है 2017 से, ये पुर्तगाल यूरोप से है। अगला सवाल देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, मतलब कितने वर्ष का होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, या फिर जो 65 ईयर्स की आयु है उनमें से जो भी पहले होगा वो उनका टेन्योर हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा की नदियों से बनता है, तो जो सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे उस समय लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा था जिसे वुड डिस्पैच या फिर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। ये पत्र 1854 में लिखा था और इस घोषणा पत्र में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बल दिया गया था वो विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। और इसी के तहत, इसी आदेश पत्र के तहत लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी 1855 में। अगला सवाल देखिएगा, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश कब बना है? रिपीट सवाल। तो इंडिया जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश बना है वो आपको 1945 सन जो दे रखे थे 1950-45 इस प्रकार से 1945 हो जाएगा। वैसे 26 जून 1945 को जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उस पर हस्ताक्षर किए थे टोटल 50 देशों में से, उसमें इंडिया भी शामिल था। और बाद में 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया। मतलब जो प्रारंभिक 51 सदस्य देश थे उनमें भारत भी शामिल था। और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के समय सदस्य देश कितने थे? 51 सदस्य देश थे। 50 सदस्य ने तो शुरुआत में 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे और बाद में एक सदस्य पोलैंड ने हस्ताक्षर किए थे 15 अक्टूबर 1945 को। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र के किस रोम इटली में 17वां 2022 में, ये इंडोनेशिया में होगा। और 2023 में, इससे पहले एनटीपीसी पूछा हुआ सवाल है कि नेक्स्ट आपकी जो G20 समिट होने वाला है इंडिया में कब होगा? तो वो 2023 में होगा, 18वां समिट होगा भारत में। अगला कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हो जाएगी वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा यूनिट वेबर है। तो टेस्ला किसकी है? तो टेस्ला दोस्तों मैग्नेटिक इंडक्शन यानी प्रेरकत्व की है, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की हो जाएगी टेस्ला ऐसा यूनिट। अगले सवाल पर मूव करते हैं, काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल है वो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के बाद सेकंड स्थान पर मध्य प्रदेश है, उसके बाद गुजरात, फिर कर्नाटक है, यानी सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है वो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त रहती है? तो ये कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। इसमें सबसे अधिकता मात्रा में क्या पाया जाता है और सबसे कमी किसकी रहती है? तो मैग्नीशियम, चूना, लोहा तत्व ये सभी अधिकतम पाए जाते हैं, और कमी रहती है नाइट्रोजन, पोटाश, ह्यूमस की कमी होती है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है किसकी कमी होती है, ये आया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से इसकी शुरुआत हुई थी। अंगूर के उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे, अंगूर के उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? आंसर पता तो बता देना। सबसे अधिक टुंड्रा बायोम कहां पाए जाते हैं? तो ये क्या ऑप्शन मिले नहीं है। टुंड्रा प्रदेश के 3 प्रकार है, आर्कटिक है, अल्पाइन है, अंटार्कटिक है। तो आर्कटिक में आई थिंक सबसे ज्यादा है, और ये एक वृक्ष विहीन पर्वतीय रास्ता होता है जहां पर सबसे कम छोटी झाड़ियां होती है इसमें टुंड्रा बायोम में। एक बार पूछा गया था और आउट हो सकता है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र में अलग नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी आपको पता है? हिमालय से निकलती है, मैंने आपको बता चुका हूं। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों में गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र है। जो हिमालय से निकलती है ये अलग है, बाकी कृष्णा, कावेरी है। मेंडल का नियम नहीं है, सवाल थोड़ा लैंग्वेज अलग हो सकती थी, स्टेटमेंट से पूछा गया था, बताना क्या एग्जैक्ट था। बाकी मेंडल के नियम की बात करूं तो प्रभाविता का नियम हो गया, विसंयोजन का नियम है, जैसे पृथक्करण का नियम भी बोला जाता है, युग्मकों की शुद्धता का ये नियम है, स्वतंत्र अपयूहन का नियम है, ये सभी मेंडल के नियम हो जाएंगे जो आनुवंशिकता के हैं।
2.0 के तहत किस क्षेत्र की बैंकों में सुधार किया गया है? तो ये वैक्सीनेशन टीकाकरण का नहीं था, इंद्रधनुष 2.0 है। ये बैंकिंग से संबंधित आपके सवाल पूछा गया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके लिए उनकी सेहत के सुधार के लिए ये इंद्रधनुष 2.0 है, मिशन है, ये लाया गया था। तो इसमें पूछा गया है किस क्षेत्र की, जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें टीकाकरण नहीं था। ऑप्शन में जैसे कि निजी क्षेत्र की बैंक था, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक था, दोनों बैंक थे, इस टाइप से ऑप्शन थे। तो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है, उनमें सुधार के लिए ये इंद्रधनुष 2.0 मिशन है। और इसमें देखिए 7 इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो ए से लेकर जी तक 7 प्रावधान किए गए हैं। और ये जो बैंकिंग क्षेत्र में मिशन इंद्रधनुष को पीजे नायक समिति के सुधारों के आधार पर लागू किया गया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है बैंकों का जो इंद्रधनुष अभियान है उसमें कौन सा प्रावधान नहीं है। तो 7 प्रावधान में ए से लेकर जी तक, जैसे ए बी सी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा जो वर्ड है। तो ए का मतलब है अपॉइंटमेंट, बी का मतलब है बैंक बड़ौदा, सॉरी बैंक बोर्ड ब्यूरो, सी का मतलब है कैपिटलाइजेशन यानी पूंजी जुटाना, और डी का मतलब हो जाएगा आपकी डिस्ट्रेसिंग तनाव मुक्त करना, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, एफ यानी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व की स्थापना, और गवर्नेंस रिफॉर्म है, प्रशासनिक सुधार है, ये जी हो जाए। तो ए से लेकर जी तक ये टर्म भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, तहकीक आई हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? देखिएगा इस पुस्तक का एक अन्य नाम, ये भी मतलब पूरा नाम इस पुस्तक का ये आप देख सकते हैं पूरा नाम है। और आपको इसका पूछा गया था इसके उत्तर कौन है, तो पर्शियन ट्रैवलर है, अल ब्रूनी इसके लेखक है, तहकीक आई हिंद के। पीएचडी पूरा नाम इस पुस्तक का ये आप देख सकते हैं पूरा नाम है। और आपको इसका जी हो जाए, तो ए से लेकर जी तक ये टर्म भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, तहकीक आई हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? देखिएगा इस पुस्तक का एक अन्य नाम, ये भी मतलब पूरा नाम इस पुस्तक का ये आप देख सकते हैं पूरा नाम है। और आपको इसका पूछा गया था इसके उत्तर कौन है, तो पर्शियन ट्रैवलर है, अल ब्रूनी इसके लेखक है, तहकीक आई हिंद के। पीएचडी फाइल एक्सटेंशन किसमें प्रयोग होता है? जैसे कि आपकी जेपीजी हो गया, जेपीईजी, पीएनजी, ये फाइल एक्सटेंशन जो इमेज के फाइल एक्सटेंशन है, पूछा था किसमें होता है। पीएचडी का मतलब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, तो ये हो जाएगा एडोबी फोटोशॉप एप्लीकेशन है, उसमें एक इमेज का फाइल फॉर्मेट है। ऑप्शन में एडोबी फोटोशॉप होगा, वो आपको करेक्ट करना था। कौन सा फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन नहीं, ऑप्शन नहीं मिला इसका, इसलिए नहीं बता सकता क्या ऑप्शन थी। फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन कौन सा नहीं, कमेंट करके बताना क्या ऑप्शन थी। अगला सवाल देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके प्राचीन सभ्यताओं के द्वारा विकसित भूमिगत जल प्रणाली पूछा है। तो ये थोड़ा टफ सवाल था, इंपोर्टेंट सवाल देखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके जो प्राचीन सभ्यता है उनमें भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता था। तो ये जो प्रणाली क्या कहलाती थी, इसे कारिज बोला जाता था या फिर कनात सिंचाई प्रणाली कहा जाता था। मतलब क्या हुआ, किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग किया जाता था, तो जो सबसे ऊंचा स्तर देखा जाता था, जो धरातल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है बाकी स्थलों से, वहां पर जो जल का स्रोत मौजूद है, तो करते क्या थे, जो ऊंचाई पर स्थित, जैसे कि उसका भूमिगत जल का प्रयोग करना है तो ऊंचाई पर सबसे पहले जाएंगे, वहां पर कोई नल कुआं बना दिया और करेंगे क्या, वाष्पीकरण, जल के वाष्पीकरण को रोकने के लिए भूमिगत जो जल है किस प्रकार उपयोग करेंगे, जल को बाहर लेकर नहीं आएंगे, ऊंचाई में अंदर ही, भूमि के अंदर ही इस प्रकार नाली बनाई जाएगी जो कि निचले हिस्से में जाएगी, ताकि जल का वाष्पीकरण न हो और निचले हिस्सों में जल की आपूर्ति की जा सके। तो इस टाइप से गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग होता था, ऊपर से नीचे जाने में जल को, और अंदर ही अंदर, भूमि के अंदर ही अंदर यहाँ पर नाली बनाई प्रणाली हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, यूएन ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक है वो मनाने की घोषणा की है? एग्जैक्ट स्टेप से पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक के रूप में यूनाइटेड नेशंस ने जो घोषणा की वो कौन सा डिकेड है, तो 1981 से लेकर 90 वाला दशक हो जाएगा। 1981 से 90 तक का ये पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता दशक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ डिकेड से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बताऊं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष घोषित किया गया था। ये 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष घोषित किया गया था, लेकिन आपको डिकेड का पूछा था, दशक का पूछा था, 1981-90 का हो जाएगा, जो कि जल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक हो जाएगा। देखिएगा एक और दशक है जो नाम इसका ये है, इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर लाइफ है, जल जीवन वाटर फॉर लाइफ के लिए डिकेड है, वो 2005 से 15 तक वाला दशक हो जाएगा। 2003 में इस दशक की घोषणा की गई थी, तो वाटर फॉर लाइफ का पूछ रहा है 2005 से 15 हो जाएगा। आपको पूछा गया था पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक है जो 1981 से 90 है। और मैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊं जल के बारे में, तो मार्च 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक और डिकेड वर्ष घोषित किया गया है, वाटर एक्शन डिकेड है, ये 2018 से 2028 तक है। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2021 से 2030 तक है ये यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, तो इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का डिकेड है वो 2021 से 30 है। वाटर एक्शन डिकेड 18 से 28 है, 2005 से 15 है। वाटर फॉर लाइफ का डिकेड है। आपको जल आपूर्ति और स्वच्छता वाला पूछा था, पेयजल आपूर्ति स्वच्छता वाला 1981-90 था। रेतवाड़ी कृषि व्यवस्था सबसे पहले कहां लागू की गई थी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सबसे पहले रेतवाड़ी कृषि व्यवस्था लागू की गई थी। पूछ लें किसके काल में, तो मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में ये प्रारंभ की गई थी। रेत का मतलब होता है किसान, और इसके तहत किसानों को भूमि के मालिकाना हक है वो दिया गया था। इस लाइन से सवाल पूछा हुआ एग्जाम में जरूर देखना होगा। अगला सवाल, अशोक के शिलालेख में बता चुका सवाल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, इसमें भारत में सबसे ज्यादा निवेश किस देश का हुआ है, यानी सबसे ज्यादा एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में किस देश का रहा है, तो यहां पर हो जाएगा सबसे ज्यादा सिंगापुर का, उसके बाद सेकंड नंबर पर मॉरिशस, फिर नीदरलैंड, फिर यूएसए हो जाएगा। सिंगापुर का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। और वर्ल्ड वाइड बात करूं, मतलब ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे अधिक एफडीआई होता है, जहां पर बहुत से देश निवेश करते हैं, तो विश्व में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश होता है वो नीदरलैंड में होता है, उसके बाद यूएस में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में होता है। एक यहाँ पर श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर स्टेचू किसका बना हुआ है, तो श्रवणबेलगोला में स्थित जो गोमतेश्वर स्टेचू है वो किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का। किसका, ग्रेनाइट का बना हुआ है। गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है जैन धर्म से संबंधित है, बाहुबली को समर्पित है, जो कि 983 सी में बनाया गया था। एक इजी सा सवाल आपके लिए मैं यहाँ पर छोड़ जाता हूँ, ये श्रवणबेलगोला कहां पर है, किस राज्य में, काफी इजी सवाल है, कमेंट करके बता देना ताकि पता चल जाए कितने स्टूडेंट कैंडिडेट है। कंटिन्यू वीडियो देखते हैं। 2019 में यूनेस्को के लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर से हटा दिया गया है। तो यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल है उसमें एक और लिस्ट बनाई गई है जो वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट है, जिसमें भारत के भी 2 मॉन्यूमेंट पहले रह चुके हैं, स्थल रह चुके हैं, जिसको बाद में हटा दिया गया था इस डेंजर लिस्ट से। तो इस डेंजर लिस्ट में 2019 को कौन से स्थल को हटाया गया विश्व में, तो 2 स्थल को हटाया गया। कमेंट करना क्या ऑप्शन थे। एक तो ये हम्बर स्टोन एंड सांतालोरा साल्ट पीटर वर्क्स है, ये एक स्थल है जो कि दिल्ली में है। एक स्थल है बर्थ पैलेस ऑफ जीसस है, इसको हटाया गया है। तो दोनों स्थलों को यहाँ पर जो साइट है ये लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज जो डेंजर लिस्ट है यूनेस्को की उसमें से रिमूव कर दिया गया है। और इंडिया की बात करूं तो इंडिया में एक तो हम्पी का ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन हम्पी को 2006 में इस लिस्ट से हटाया गया था, और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 2011 से हटाया गया था। अगला सवाल देखिएगा, 1 जनवरी 2021 तक भारत में कुल कितनी यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको 38 करेक्ट करना था, 40 नहीं था। वैसे मैं वर्तमान केस की बात करूं तो ये ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं हुई है यूनेस्को
संरचना में समान होते हैं लेकिन जो उसका फंक्शन है, कार्य है, वो अलग अलग होते हैं। ऐसे ऑर्गन अंग क्या कहलाते हैं जिसको उत्पत्ति और संरचना समान, कार्य अलग अलग है, तो ये समजात अंग हो जाएंगे, सजात या फिर समजात अंग होते हैं। जैसे कि पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद है, उत्पत्ति और संरचना समान है, कार्य इनका अलग अलग है, तो ये समजात अंग हो जाएगा। एक समरूप अंग होता है जो इसका उल्टा होता है, मतलब वे अंग जो दिखने में एक जैसे हैं, कार्य इसमें समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति और संरचना अलग अलग होती है। समरूप अंग जैसे कीट के पंख और पक्षी के पंख हैं, कार्य समान रहेंगे, उत्पत्ति और संरचना अलग अलग है। व्यापार एवं प्रबंधन समिति का प्रमुख कौन होता है? ये ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें कैंडिडेट आंसर पता कमेंट करके बता सकते हैं। किस हवाई अड्डे के सामने लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा लगी हुई है? तो ये आपको पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है वो कहां पर? वाराणसी में है, जहां पर ये प्रतिमा स्टेचू लगा हुआ है, जिसका उद्घाटन 2019 में इस स्टेचू का हुआ। 2003 में जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की ओर से विश्व चैंपियनशिप हुई एथलेटिक्स की, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप इन एथलेटिक्स में भारतीय महिला ने मेडल जीता है, वो कौन थी? 2003 का यहाँ पर एक करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज हो जाएगी। 2003 में इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लॉन्ग जंप में ये इन्होंने मेडल जीता था, जो पेरिस में आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो ड्राफ्टिंग कमिटी है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा से संबंधित एक ड्राफ्टिंग कमिटी है, उनके अध्यक्ष पूछा है तो जॉन पीटर्स हम्फ्री हो जाएंगे। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा पत्र को अंगीकार किया था। कमेंट करके बताना फर्स्ट वाले स्टूडेंट हैं। इन दो सवाल में डाउट है, दोनों में से एक पूछा गया या फिर दो सवाल पूछे गए। तो ऐसे दो सवाल से पहले एक मैंने बताया, इनमें थोड़ा डाउट है कि दोनों अलग अलग पूछे गए या फिर इनमें से एक कोई पूछा गया। कमेंट कर देना, बाकी ये सभी रियल क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो प्रतिपादक है वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री नाम है महमूद उल हक है। इनके द्वारा HDI है वो 1990 में क्रिएट किया गया है। और मैं कुछ रैंक की बात करूं करंट अफेयर्स की, ये तो हो गया मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक है मोहम्मद उल हक हो जाएगा। 2019 में भारत की क्या रैंक थी मानव विकास सूचकांक में? तो कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला भारतीय युद्धपोत कौन सा? तो ये INS गोदावरी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, हाउ मेनी सेट्स ऑफ जीन्स आर इन्वॉल्वड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यानी लैंगिक प्रजनन में कितने जीन्स का सेट होता है? तो दो सेट होते हैं, क्रोमोसोम के XX और XY। 2020 में ओपेक से किस देश ने सदस्यता छोड़ दी थी? बहुत बार बता चुका हूं प्रीवियस पेपर एनटीपीसी के। 2020 में ओपेक से जनवरी 2020 में इक्वाडोर ने सदस्यता छोड़ी थी। इससे पहले एनटीपीसी में सवाल आया था, जो ओपेक है मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? जहां पर मैंने बताया था कि जनवरी 2020 में इक्वाडोर ने सदस्यता छोड़ी थी, वहीं से पूछ लिया। तो वर्तमान में ओपेक के 13 सदस्य देश हैं। कौन से हैं? सऊदी अरब है, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, UAE, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुला, गबोन, गिनी, कांगो है। और इससे पहले इक्वाडोर भी था, इंडोनेशिया, कतर है, ये इनकी पूरे सदस्य थे, वर्तमान में नहीं है। बात करूं एटॉमिक एनर्जी एक्ट की, यदि ये भी पूछा गया तो 1962 में ये लागू किया गया था एटॉमिक एनर्जी एक्ट। कमेंट करना दोनों में से कौन से थे या फिर दोनों थे। अगला सवाल देखिएगा, स्वतंत्र भारत में जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा। सवाल की लैंग्वेज है वो चेंज हो सकती है, लेकिन आंसर आपका होमी जहांगीर भाभा था। और होमी जहांगीर भाभा से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उन्होंने 1955 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिनेवा में, उसकी अध्यक्षता भी की थी। भारत में बना पहला विमान वाहक दोस्तों कर्नाटक में, कर्नाटक के बीजापुर में है। और यहां पर किसका मकबरा है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो गोल गुंबद जो बीजापुर में है, तो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। कहां पर है? बीजापुर, कर्नाटक में है। इसकी स्टाइल पूछ लें कि इसकी आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या है, तो ये डेक्कन इंडो इस्लामिक हो जाएगी। और कौन से स्टोन से बना हुआ है गोल गुंबद है? तो ये बेसाल्ट स्टोन से बना हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, 1938 और 19 में किस स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया था? कमेंट करके बताना क्या एग्जैक्ट ये लैंग्वेज पूछी गई थी या फिर अलग थी, लेकिन ताजमहल से एक सवाल था कि उसकी सजावट की रिगार्डिंग। तो ये एक स्थापत्य कला पित्रादुरा तकनीक हो जाएगी, जहां पर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पित्रादुरा का क्या मतलब है। तो पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का काम पित्रादुरा कहलाता है, जो कि ताजमहल में आपको देखने को मिलता है। एक सवाल पूछा गया था, निम्न में से भिन्न कौन सा समाज से बड़ी बात यह करते हैं? वर्कर के स्थान पर कौन सा ऑप्शन था? यदि आपको एग्जैक्ट मिल जाए तो बता देना, थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्या यहाँ पर ऑप्शन था। तो इस तरह से मैंने 40 आपको एग्जैक्ट सवाल बताने की कोशिश। कहां से? यूरोपियन यूनियन से हुआ है। वैसे यूरोपियन यूनियन का जो सबसे पहले फॉर्मेशन 1957 हुआ था रोम की संधि के द्वारा, तो रोम की संधि के द्वारा 1957 हुआ था, लेकिन प्रभावी ये माना जाता है 1993 में मॉस्ट्रिच की संधि को। बाकी कमेंट करना कि 1873 दिया गया था। मैं बात करूं 1873 में जो कौन थे उसमें वाइसराय, तो वो थे नॉर्थब्रुक थे। नेक्स्ट देखिएगा, महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो जो नेशनल वुमेन्स फार्मर डे है वो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। एक दोस्तों वुमेन्स फार्मर डे भी रहता है, वो 18 जनवरी को मनाया जाता है। थोड़ा सा डाउट है, यदि एग्जैक्ट नेशनल वुमेन्स फार्मर डे से पूछा गया तो 15 अक्टूबर आपको करेक्ट हो जाना चाहिए। बाकी यदि नेशनल नहीं था तो जनवरी 18 भी हो सकता है, थोड़ा डाउटफुल आंसर रहेगा इसमें। उर्दू भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उर्दू भाषा को एग्जैक्ट इस टाइप से स्टूडेंट ऑप्शन बता रहे हैं, तो इसमें ये हो जाना चाहिए आपकी लश्करी जबान है, ये उर्दू भाषा का अन्य नाम हो जाएगा, या फिर इसे कौमी जुबान भी कहा जाता है उर्दू भाषा को। लेकिन स्टूडेंट बताया कि ये ऑप्शन में आपके था लश्करी जबान। कौन सा कॉपर का एस्क है? कॉपर के एस्क में क्या ऑप्शन था पता नहीं, लेकिन क्यूप्राइट हो गया, कॉपर ग्लांस है, कॉपर पाइराइट है, ये इंपॉर्टेंट कॉपर के और हो जाएंगे। इसके फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि क्यूप्राइट का फॉर्मूला है Cu2O हो जाएगा, कॉपर ग्लांस का है Cu2S है, कॉपर पाइराइट का है CuFeS2 हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, टॉर्च है या फिर गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा अक्टूबर को? एक दोस्तों वुमेन्स फार्मर डे भी रहता है, वो 18 जनवरी को मनाया जाता है। थोड़ा सा डाउट है, यदि एग्जैक्ट नेशनल वुमेन्स फार्मर डे से पूछा गया तो 15 अक्टूबर आपको करेक्ट हो जाना चाहिए। ऊर्जा गंगा योजना किससे संबंधित है? तो जो पूर्वी राज्य है, ये कुछ ऑप्शन दिए स्टूडेंट ने, स्वतः ऑप्शन क्या था पता नहीं, लेकिन इसमें ये सही हो जाना चाहिए कच्चे तेलों की पाइपलाइन से, क्योंकि जो ऊर्जा गंगा योजना है उसका लक्ष्य देश के पूर्वी भाग के निवासियों को पाइप्ड नेचुरल गैस और CNG उपलब्ध कराना है। तो यहां से आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, जो पाइपलाइन से संबंधित ये एक योजना है जो उत्तर प्रदेश से ये लॉन्च की गई थी, वाराणसी से 2016 में इस परियोजना की नींव रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें उद्देश्य था पाइपलाइन की योजना बनाई गई थी उत्तर प्रदेश से ओडिशा तक। अगला सवाल देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ये ऑप्शन में इस टाइप से सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर्स हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या संबंधित है? तो वित्तीय समावेशन का मतलब क्या हो जाएगा? समाज के जो पिछड़े और कम आय वाले लोग हैं इनको वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। तो ऑप्शन ए यहां से एकदम सटीक बैठ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधान और पूछ ले प्रथम जो स्टेशन है वो दक्षिण गंगोत्री था, जो 1984 में स्थापित हुआ था। और 1989 में मैत्री नाम से भी एक रिसर्च स्टेशन की स्थापना हुई थी, हिमाद्री जुलाई 2008 में हुई थी। और यहां पर अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय 2012 में स्थापित किया गया था। चांदी को हवा में खुला
शिफ्ट पैर होते हैं, यानी जो आपको जॉइंटेड लेग्स होते हैं, वो कौन से फाइलम में बिलोंग करता है? तो आर्थोपोडा हो जाएगा। आर्थोपोडा में ग्रीक में मतलब ये होता है, आर्थोस का मतलब होता है जॉइंट, पोडास का मतलब होता है लेग, तो जॉइंट लेग किसमें हो जाएगा? आर्थोपोडा फाइलम में। थर्मल पावर स्टेशन जो ताप विद्युत ग्रह है उसका पूछा था, सही सुमेलित कौन सा ऑप्शन नहीं है? तीन ऑप्शन यहाँ पर मिले हैं। देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन था पनकी थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, सही सुमेलित है। फिर देखिएगा नेवली थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु, ये भी सही है। एक दिया गया था आपके तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन असम दिया गया था, जो कि गलत हो जाएगा। ये आपके तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन असम में नहीं होकर कहां पर? ओडिशा में है। कहां पर? ओडिशा में आपको याद रखना है, जो कि गलत सुमेलित था। अगला सवाल देखिएगा, भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो लॉन्चिंग व्हीकल जो भारत में निर्मित है स्वदेशी है, उसका पूछा जो प्रथम कौन सा है, तो ये SLV-3 हो जाएगा, यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 भारत का प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपण यान हो जाएगा, लॉन्चिंग व्हीकल हो जाएगा, जो कि सबसे पहले 1980 में लॉन्च किया गया था और इसी से रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, संविधान के पार्ट 4 भाग 4 में आर्टिकल 43 ख का मतलब क्या, या फिर आर्टिकल 43 बी का मतलब किससे संबंधित है? अनुच्छेद 43 बी जो संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है, तो इसका वर्णन हो जाएगा राज्य सहकारी समितियों के गठन, प्रबंधन और संपादन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। तो ये सहकारी समितियों से संबंधित है आर्टिकल 43 ख। सिर्फ और सिर्फ आपको आर्टिकल 43 पूछा होता तो आप कहेंगे कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी हो जाएगी, इसी का भाग है आर्टिकल 43 ख जो आपको पूछा गया था एग्जैक्ट। एक सवाल इस टाइप से पूछा, कौमुदी के संपादक कौन है? जो संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर है उनके संपादक कौन थे? तो राजा राममोहन राय करेक्ट हो जाएगा। ये एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था जो कि कोलकाता में पब्लिश होता था। इसी न्यूज़पेपर में सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान चलाया गया था संवाद कौमुदी में, जो कि राजा राममोहन राय के द्वारा पब्लिश होता था। चंद्रयान फर्स्ट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? बहुत बार रिपीट हुआ, सभी को पता होगा चंद्रयान फर्स्ट है वो रॉकेट है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल XLC-11 से 2008 को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान सेकंड की बात करें तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया है। और आपको पूछ रहे लैंड कब हुआ है चंद्रयान सेकंड? तो 7 सितंबर 2019 को। रॉकेट GSLV है, मार्क 3 M1 है, विक्रम लैंडन है, प्रज्ञान रोवर हो जाएगा। LIC के 2021 विटामिन का नाम है तो E300 है, ये एस्कॉर्बिक एसिड जो रासायनिक नाम है विटामिन C का हो जाएगा E300। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी, इजी सवाल रहेगा। यूके के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो विंस्टन चर्चिल को जो नोबेल प्राइज मिला है वो 1953 में साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है। आपको पूछा था किस क्षेत्र में, तो आपका हो जाएगा लिटरेचर या साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। कब दिया गया है? 1953 में दिया गया है। अगला सवाल, पहला चीनी व्यक्ति जिसे शांति का नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज से 2 सवाल पूछा गया है। पहला चीनी व्यक्ति जिसे शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है तो ये लियू शियाओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको 2010 में नोबेल शांति पुरस्कार चीन में मानवाधिकार को लेकर लंबे और अहिंसक संघर्ष के लिए लियू शियाओ को जो प्रथम चीनी व्यक्ति है जिन्हें शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। और मैं बात करूं चीनी व्यक्ति जिन्हें लिटरेचर का जो प्रथम नोबेल प्राइज दिया गया था वो इनको दिया गया है, गाओ सिंजिन को दिया गया है, जो 2000 में दिया गया था लिटरेचर का नोबेल प्राइज। और प्रथम चीनी बात करें वो कौन से प्रथम चीनी है जिनको किसी भी क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है? तो ये फिजिक्स में चेन निंग यांग और तशुंग दाओ ली को दिया गया है 1957 में। अगला सवाल लिखिएगा, E300 डिवाइस नहीं है तो स्टोरेज डिवाइस में ये ऑप्शन थे फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, एडर और लैचेज। तो इसमें से एडर करेक्ट हो सकता है, बाकी सभी स्टोरेज रहती है। एडर क्या है? तो ये सर्किट है जो कि सम करता है एम्पलीट्यूड 2 इनपुट सिग्नल को। अगला सवाल, भारत में उद्योग विनिर्माण एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउटफुल हो सकता है, बाकी विनिर्माण उद्योग है, विदेशी निवेश भी था उसमें, स्टार्टअप इंडिया करेक्ट हो जाएगी, जो कि 15 अगस्त 2015 को घोषणा की गई थी। अगला सवाल देखिएगा, एक न्यूमेरिकल आज पहली बार पूछा गया के नए सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो अतिरिक्त प्रभार है अनुज अग्रवाल के पास वर्तमान में ये अध्यक्ष है। हेडक्वार्टर की बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तो राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई है 1995 में। देखिएगा अगला सवाल, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे शपथ समारोह में प्रधानमंत्री सहित कितने केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री एवं राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं उन्होंने शपथ ली है? एक ही ऑप्शन में ये 3 विकल्प दिए गए थे पेयर के रूप में। तो यहाँ पर बात करूं यदि प्रधानमंत्री सहित दिया होगा तो 25 कैबिनेट मंत्री हैं, 24 तो मंत्री साथ ही साथ प्रधानमंत्री ऐड करते 25 और 24 राज्य मंत्री हैं और 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाएगा। प्रधानमंत्री सहित नहीं था तो 24 नो करना था। 30 मई 2019 को शपथ ली गई थी। 2019 में पद्म विभूषण कला गायन लोक क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो बहुत से स्टूडेंट बता रहे हैं कि कला गायन लोक, और कुछ ये बता रहे हैं जो थिएटर के क्षेत्र में रंगमंच वाला, कला अभिनय रंगमंच वाला, तो बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे हो जाएगा यदि कला अभिनय थिएटर का पूछा है। 2019 में दिए गए हैं सुश्री तिजन को, ये छत्तीसगढ़ की हैं, इनको पंडवानी लोकगीत नाट्य के कलाकार हैं जिनको कला गायन लोक के क्षेत्र में 2019 में पद्म विभूषण मिला है। बाकी बात में यहाँ पर श्री इस्माइल उमेर गुले को सार्वजनिक मामले क्षेत्र में जो जिबूती से हैं इनको मिला है पद्म विभूषण, और श्री अनिल कुमार मणिभाई नायक को व्यापार उद्योग के क्षेत्र में दिया गया। ये 4 जनों को पद्म विभूषण 2019 दिए गए थे। कौन सा पाषाण काल का प्रकार नहीं है? तो पाषाण काल में ताम्र पाषाण अलग हो जाएगा, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। इनका कालक्रम पूछ रहे तो इस टाइप से एडजस्ट करना है। पुरापाषाण एंटीक्वेशन पूछा है, सबसे पहले पुरा, फिर मध्य, फिर अभी नवपाषाण काल। अगला सवाल दिखेगा, पृथ्वी के मेंटल परत के ऊपर कौन सी लेयर होती है? तो मेंटल के ऊपर है ये लिथोस्फीयर हो जाएगी, स्थल मंडल जो क्रस्ट और क्रस्ट के नीचे मेंटल है उसका ऊपरी भाग है। और यहाँ पर बहुत बार ये भी पूछा जाता है, महो को आपको पूछा जाता है, जो बाउंड्री रहती है क्रस्ट और मेंटल के मध्य महो भी रहता है, और ये स्थल मंडल भी देख सकते हो आप इस इमेज में। ये देखिएगा लिथोस्फीयर है जो क्रस्ट और मेंटल के मध्य में है, ये आपको स्थल मंडल पूछा था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सूर्य के वायुमंडल का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? तो कोरोना हो जाएगा सूर्य के वायुमंडल का सबसे भारी आवरण। ये इससे पहले 2001 ईस्वी में आक्रमण किया था, फिर मोहम्मद गोरी 1175, तैमूर लंग ने किया था 1398 में, चंगेज खान ने 1221 में। तो इसका क्रम आप देख सकते हो, सबसे पहले ये हो जाएंगे महमूद गजनवी, उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा 1175 में मोहम्मद गोरी हो जाएगा, फिर यहाँ पर चंगेज खान 3 नंबर है और तैमूर लंग लास्ट में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर चीनी यात्री वेनसांग ने किस क्रोकोडाइल कहां पर पाई जाती है? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ये ऑप्शन दिए गए थे। इनके अकॉर्डिंग अंडमान निकोबार जो कोस्टल एरिया है वहां पर पाई जाती है। बाकी मुख्यतः जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल मगरमच्छ है ये भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है वहां पर पाई जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये करेक्ट करना था। वर्ल्ड कप 2019 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी नहीं खेला था? तो वर्ल्ड कप 2019 में युवराज सिंह नहीं खेले थे, केदार जाधव थे, विजय शंकर थे, कुलदीप यादव थे। मैं आपको पूरी स्क्वाड बता देता हूं। 2019 में वर्ल्ड कप में इंडियन टीम आप देख सकते हो, कप्तान विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, MS धोनी ये विकेट कीपर के रूप में, रविंद्र जडेजा, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत बाद में शामिल हुए थे, KL राहुल है, मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव, शिखर धवन, विजय शंकर। तो यहाँ पर जो
आप देख रहे हो ऋषभ पंत, ये प्रथम स्क्वाड में शामिल नहीं थे, बाद में रिप्लेस किए गए हैं। शिखर धवन के स्थान पर 19 जून को आए थे। और बात करूं यहाँ पर मैं विजय शंकर की, तो ये रिप्लेस हुए हैं जो मयंक अग्रवाल हैं, इनकी इंजरी के कारण विजय शंकर आए थे। अगला सवाल देखिएगा, कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। सेकंड जनरेशन 1959 से 65 है। ये कार आपको अलग अलग जगह अलग मिल सकता है। फर्स्ट जनरेशन है 1940 से 1959, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है प्रथम पीढ़ी में। थर्ड पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया है। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का, और पांचवी में है ये एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन, सैन्य अवज्ञा आंदोलन, भारत में कमेंट करके बताना इन 39 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हो पा रहे हैं। इसरो ने कहां पर तीसरे स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर एसटीआईसी की स्थापना की है? तो इसरो के द्वारा थर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर की जो स्थापना की गई है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में की गई। कहां पर? तमिलनाडु हो जाएगी। स्टेट का ऑप्शन था तो तमिलनाडु करना था। एनआईटी दी हुई थी तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली में स्थापना की गई है इसरो के थर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर की। तो आप कहेंगे प्रथम और सेकंड जो ये टीआईसी है टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर इसरो का, वो कहां पर है? तो इसरो का जो प्रथम स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर है वो एनआईटी अगरतला में है, और सेकंड स्थापित किया गया है एनआईटी जालंधर पंजाब में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहां पर पूछा गया यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? ये सवाल एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं मिली है, आंसर पता तो आप बता देना। ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इस प्रकार दिए गए थे। कांगो नदी पर 40,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित करने वाला प्रोजेक्ट किस डैम यानी बांध पर बना हुआ है? तो कांगो नदी पर 40,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित करने वाला प्रोजेक्ट है। ये किसी को शायद आंसर पता होगा, ग्रैंड इंगा डैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये डैम कहां पर है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो में स्थित है। नेक्स्ट वन, व्हाट एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर थायराइड फंक्शन? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो आयोडीन हो जाएगा। भारत में इमिग्रेशन एक्ट है, ये कब लागू हुआ था? इस प्रकार पूछा गया था। तो प्रवासन अधिनियम जो भारत सरकार द्वारा भारतीय लोगों के लिए ये 1983 में लागू हुआ था। तो 1983 आपको करेक्ट करना था। इस अधिनियम के तहत, एक्ट के तहत भारत से लोगों के प्रवासन को विनियमित करने के लिए पारित अधिनियम है, जिसमें विदेशों में काम करने वाले जो भी भारतीय हैं उनके लिए ये शोषण को कम करने के लिए, रोकने के लिए पास हुआ था एक्ट। अंतिम सवाल, प्रेस पर प्रतिबंध किस एक्ट में लगाया गया था? तो ये चार ऑप्शन दिए गए थे, जिनके कैंडिडेट का आंसर बता देना। प्रेस एक्ट की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था 1878 में, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था, जो कि लिप्टन के द्वारा लाया गया था। इस एक्ट द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्र पर नियंत्रण लगा दिया था, सिर्फ अंग्रेजी प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पर ये लागू नहीं हुआ था। तो इस टाइप से में एसईओ की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट की दुनिया में जो एसईओ का मतलब रहता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। कोई भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए तो उसका कीवर्ड रैंक किया जाता है, एसईओ किया जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किस योजना आईबीएम की एक फुल फॉर्म पूछी गई तो आईबीएम की हो जाएगी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम की फुल फॉर्म हो जाएगी। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, कब बताया था? जब आपके एनटीपीसी में एक सवाल पूछा गया था कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने 2005 के बाद पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो 2005 में आईबीएम, जहां पर मैंने कहा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, जिन्होंने अपना जो पूरा डिपार्टमेंट था, कंप्यूटर डिवीजन था, वो लेनोवो ग्रुप को बेच दिया था, मतलब पीसी बनाने का कार्य बंद कर दिया था 2005 में आईबीएम में। फाउंडर है वो चार्ल्स रनलेट फ्लिंट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, बैंकिंग में सीएसआर की फुल फॉर्म काफी स्टूडेंट बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र में सीपीआई, इन दोनों में से एक पूछी गई है, कमेंट करना कौन सा था एग्जैक्ट। बैंकिंग में सीएसआर की फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थशास्त्र में सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। बाकी सीपीआई का मतलब पार्टी रहती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिएगा, इंटरनेशनल में एसईओ उसके रिगार्डिंग एक टर्म है जलवायु परिवर्तन की, जीएचजीएस, ये हो जाएगी ग्रीन हाउस गैसेज फुल फॉर्म जो पूछी गई है। फुल फॉर्म से 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। कोशिका झिल्ली तथा केंद्र झिल्ली के बीच कौन सा द्रव होता है? तो कोशिका द्रव इंग्लिश में बोले तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा। कोशिका झिल्ली मतलब यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मध्य जो फ्लूइड रहता है वो कोशिका द्रव हो जाएगा। पेड़ों में जड़ों का नीचे की ओर, जो पेड़ है पौधे हैं उनमें जड़ तो नीचे की ओर, तना ऊपर की दिशा में बढ़ता है। ये किस घटना के कारण बढ़ता है? गुरुत्वाकर्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो ग्रेविटोट्रोपिज्म, इनके कारण। ये भी दो प्रकार होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव केस में जड़ें नीचे की ओर है, नेगेटिव केस में जो तना ऊपर की ओर जाएगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा, सकारात्मक और नकारात्मक। नेक्स्ट देखिएगा, सतह से हवा में वार करने वाली आकाश मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन जो आकाश 1S आया था, उसमें कौन सी प्रणाली जोड़ी गई थी? तो आकाश मिसाइल होती है, ये आपकी सरफेस टू एयर रहती है, और इसमें आकाश 1S जो अपग्रेडेड वर्जन में कौन सी प्रणाली जोड़ी गई है? तो ये हो जाएगी एक्टिव टर्मिनल सीकर गाइडेंस प्रणाली। ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो 30 किलोमीटर है आकाश 1S की। के लिए लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी किसी भी 4 या अधिक राज्यों में कितने परसेंटेज वोट प्राप्त करती है, उस केस में वो राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है। और इसके अतिरिक्त वो 4 लोकसभा सीट भी जीतनी चाहिए लोकसभा चुनाव में। तो ये टोटल 6% वोट प्राप्त करना होना चाहिए कोई भी पार्टी है उसको राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए। लोकसभा या विधानसभा इन दोनों में से किसी के आम चुनाव में पार्टी किसी भी 4 या अधिक राज्यों में, ऐसा भी जरूरी कि 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है, तो उस केस में वो राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है। साथ ही साथ ये भी शर्त होनी चाहिए कि 4 लोकसभा सीट भी जीतनी चाहिए। इससे पहले आपकी एनटीपीसी में सवाल पूछा गया था। देखिए यहाँ पर जो 3 शर्तें हैं, इन एक तो ये पूरी शर्त हो जाएगी, सेकंड ये शर्त है, थर्ड ये शर्त, इन तीनों में से कोई भी एक शर्त फुलफिल होती है, उस केस में वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। जैसे कि एनटीपीसी में ये पूछा गया था, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में कितने परसेंटेज सीट होनी चाहिए? तो कम से कम 3 राज्यों में 2% सीट है वो होनी चाहिए। या फिर एक शर्त ये भी हो सकती है, एक पार्टी को 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में दर्जा है, मान्यता प्राप्त है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। अब आपको क्या कमेंट करना है कि भारत में कुल कितनी ये था एनटीपीसी में कि ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1944 में हुआ था। एक बार पूछा था ब्रेटन वुड्स समझौते के अनुसार किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी, मतलब इसका उल्टा पूछा था, तो आईएमएफ और विश्व बैंक की हुई थी। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। किस बजट को काला बजट की संख्या दी गई है? कौन सा बजट है जिसको काला बजट कहा गया है? तो 1973-74 के बजट को काला बजट की संख्या दी गई है। उस समय ये बजट पेश किया था वित्त मंत्री तत्कालीन उस समय यशवंत राव चव्हाण के द्वारा ये बजट पेश किया गया था। काला बजट इसलिए क्योंकि उस वक्त 550 करोड़ से ज्यादा घाटा था, और इस बजट में चव्हाण ने कोशिश की 56 करोड़ रुपए में कोयला खदान बीमा कंपनी है इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बाकी एक इंपोर्टेंट फैक्ट है जो एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, एक बजट से रिगार्डिंग 1991-92 में जो बजट था, ऐतिहासिक बजट इसलिए क्योंकि दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारतीय बाजार यहाँ पर खोल दिया गया था। पहले विदेशी कंपनी है भारत में ट्रेड नहीं कर सकती थी। 1991-92 में यहाँ पर विश्व का सबसे गर्म प्राकृतिक झरना किस देश में है? जिसमें कैंडिडेट आंसर पता कमेंट करके बता देना। सूर्य के अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन में L का क्या मतलब है? तो L का आपको मतलब पूछा जो आदित्य L1 मिशन है, तो L का L1 में जो L का मतलब हो जाएगा लैग्रेंजियन पॉइंट, L पॉइंट हो जाएगा, जो इसकी आपको पूछा था क्या मतलब है। ये 2022 में लॉन्च करने की प्लानिंग बनाई गई इसको। 22 जुलाई 1947 का दिन किस हेतु ऐतिहासिक दिन है? 22 जुलाई 1947 को आपको कौन सी घटना हुई थी ये पूछा है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में जो अपना झंडा है राष्ट्रीय ध्वज है, ये 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और जो वर्ल्ड बैंक है उसकी स्थापना किस
देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर HWP यानी जो हेवी वाटर प्लांट है जिसका नाम है थल, ये कब स्थापित हुआ था? थल जो हेवी वाटर प्लांट है 1987 में स्थापित हुआ था। ये कहां पर है? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। टोटल भारत में 7 हेवी वाटर प्लांट करंटली ऑपरेट हो रहे हैं। 7 प्लांट है भारत में जो, और यहाँ पर जो हेवी वाटर प्लांट थल है ये प्रथम जो सेकंड जनरेशन का प्लांट है, फर्स्ट हो जाएगा जो द्वितीय जनरेशन का प्लांट है। हेवी वाटर प्लांट भारत में करंटली कितने ऑपरेट है? 7 है। जैसे कि कुछ यहाँ पर मैं बताऊं तो हेवी वाटर प्लांट तुतिकोरिन है 1978 में, ये कमीशन स्थापित हुआ था, चालू हुआ था। और HWP हेवी वाटर प्लांट है तलचर है 1985 में, और मनुगुरु 1991 में, बड़ौदा 1975, 1991 में, हाजिरा, ये सभी हेवी वाटर प्लांट स्थापित हुई थी। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? यानी NSAP जो योजना है उसकी शुरुआत आपको पूछे तो 1995 में हुई थी। इससे पहले आपके NTPC में पूछा हुआ सवाल था, उसमें पूछा था कि BPL वर्ग के बुजुर्ग विधवा विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक पेंशन योजना है वो किस प्रोग्राम के तहत दी जाती है? तो NSAP था उसका आंसर, और मैंने बताया था उसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। आज यहाँ पर पूछ लिया है। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर, आपकी बिना परमिशन के कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो ये कौन सा मालवेयर है? बहुत से मालवेयर होते हैं। मालवेयर की बात करो तो वायरस है, वर्म है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है। तो बहुत से स्टूडेंट ने इस सवाल को सेंड किया है लेकिन कोई भी परफेक्ट लैंग्वेज नहीं भेज पाए हैं, सभी ने अलग अलग बताया है। तो एग्जैक्ट क्या सवाल था वो आप कमेंट करना। बाकी यहाँ पर मैं बात करूं मेलवेयर की, तो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर रहता है जहां से कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारी चुराई जा सकती है। मेलवेयर के बहुत प्रकार हो सकते हैं। मालवेयर इसके अंतर्गत एक वायरस आता है, ये भी एक हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की कॉपी बनाकर कंप्यूटर को संक्रमित करेगा। वर्म रहता है। स्पाईवेयर क्या करता है? लोगों की जानकारी के बिना उनकी जानकारी संग्रहित करने का कार्य मेलवेयर स्पाईवेयर हो जाएगा। एडवेयर में एड दिखाई जाती है, कंप्यूटर पर स्वतः विज्ञापन होगा, डाउनलोड करने वाला सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स भी एक मेलवेयर है, एक ऐसा हानिकारक प्रोग्राम जो उपयोगी एप्लीकेशन जैसा दिखता है। ट्रोजन हॉर्स है, दिखता तो है कि ये सेम एप्लीकेशन है, लोगो वगैरह, लेकिन होता वो अलग है कुछ। तो इस प्रकार एग्जाम में आ सकता है कौन सा मेलवेयर नहीं, तो ये सभी मेलवेयर आपको पता। ये अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारतीय उपमहाद्वीप और अरब प्रायद्वीप में ये स्पेल्ट हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, पहल जो FDBT है, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ है, इस योजना की शुरुआत कब हुई है? तो प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ DBT योजना की शुरुआत हुई थी वो 1 जनवरी 2013 को हुई थी। ये सब्सिडी डायरेक्ट ग्राहक के खाते में जो भेजी जाती है उसकी रिगार्डिंग योजना है, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना है। 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। जैसे कि LPG उपभोक्ता को सरकार के द्वारा जो भी सहायता राशि दी जाती है, सब्सिडी है, डायरेक्टली ग्राहक के खाते में अंतरित की जाती है। यही है DBT, जनवरी 2013 में लागू हुई थी। आजादी के समय भारत में कितनी रियासतें थी? तो 565 रियासतें थी जब देश आजाद हुआ था 1947 के वक्त। एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित है, अमीर और संपन्न वर्ग का इसमें कोई योगदान नहीं है। देखिए यहाँ पर सवाल में इस स्टेटमेंट में लैंग्वेज अलग हो सकती है, पूछा था कथन किसका है। तो जिन भी कैंडिडेट को एग्जैक्ट पता है क्या लैंग्वेज थी या फिर आंसर पता है वो कमेंट करके जरूर बताना। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जहापना जिले के मध्य कौन सी जल संधि? यहाँ पर पूछा गया तमिलनाडु ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस, यानी यहाँ पर ABC के जो 2020-21 में चेयरमैन कौन थे ये आपको पूछा है। ABC यानी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस, तो इनके चेयरमैन है देवेंद्र बी डालडा हो जाएगा। हेडक्वार्टर ABC का कहां पर कापेंगे? मुंबई महाराष्ट्र में, 1948 में ये स्थापित हुई थी। छोटी आंत में अंगुली नुमा जो संरचना है या फिर प्रवर्ध है वो क्या कहलाती है? रिपीटेड है। में जो अर्जुन अवार्ड दिया गया था वो सुश्री मनिका बत्रा और श्रीजी साथियान को दिया गया। 2019 में टेबल टेनिस का अर्जुन अवार्ड दिया गया है हरमित राजुल देसाई को। नेक्स्ट देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान किस एज ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए चलाया जा रहा है? अभियान सर्व शिक्षा है, या फिर कुछ स्टूडेंट ने मौलिक अधिकार के तहत कितने वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य? पहला सवाल, और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना हमेशा कितना, इन 40 में से आपके कितने सवाल यहां से करेक्ट हो पा रहे हैं। फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले 100 T20 इंटरनेशनल मैच, यानी 100 T20 इंटरनेशनल मैच है वो कौन सा खिलाड़ी खेल चुके हैं? भारत के रोहित शर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताना उसमें क्या स्पेशल मेंशन था महीने का। जैसे कि नवंबर 2019 में 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं जो रोहित शर्मा है, और विश्व की सेकंड हो जाएंगे 100 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले रोहित शर्मा। तो आप कहेंगे प्रथम कौन है? तो शोएब मलिक हैं। और बाकी भी आपको पूछा है स्पेशल सवाल में मेंशन था कि अक्टूबर 2019 में किसने 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेला, तो वो वुमेन क्रिकेट प्लेयर है जिनका नाम है हरमनप्रीत कौर है। ये प्रथम इंडियन क्रिकेटर है जो कि 100 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेल चुकी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक बुक्स पूछी गई है जो तमिल महाकाव्य है, नाम है मणि मेकलाई। तमिल महाकाव्य के लेखक कौन है? तो मणि मेकलाई तमिल महाकाव्य के लेखक हो जाएगा आपके चित्तलाई चतनार। कौन? चित्तलाई चतनार है। और आपके एक सवाल पूछा गया था 4 मार्च के सेकंड सेट में, जहां पर ये पूछा गया था शिलापट्टिक्रम पुस्तक है जो एक तमिल बुक्स है, उनके उत्तर कौन है? तो वो था आपके इलंगो आदिगल। आज एक दूसरा तमिल महाकाव्य, नाम है मणि मेकलाई और ये लेखक है चित्तलाई चतनार। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? म्यूजियम है वो स्थित है गोवा में, नाम है मोडा गोवा म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, 2018 में स्थापित हुआ था। कंप्यूटर में किस वायरस के कारण किसी फाइल को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, और यदि उसको आप फॉर्मेट करेंगे तो डाटा भी डिलीट हो जाएगा। कौन से वायरस के कारण है वो फाइल को मॉडिफाई नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते? तो यहाँ पर बूट सेक्टर वायरस करेक्ट हो सकता है आंसर। अगला सवाल, भारत में सरल बहुमत प्रणाली से चुनाव जीतने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? सरल बहुमत प्रणाली जो इंग्लिश में कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब क्या होगा? सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजय होगा। एक को 10 वोट है, एक को 11 है, तो सर्वाधिक चाहे एक वोट क्यों ना हो वो विजय हो जाएगा। तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजय। जैसे सरल बहुमत प्रणाली किस देश से एडॉप्ट की गई है? तो सबसे पहले ये यूके ने अपनाई थी। अगला सवाल देखिएगा, सूर्योदय के समय जब सूर्य क्षितिज से उदय होता है तो कितने मिनट बाद सूर्य की रोशनी से हमारी परछाई बनती है? थोड़ा सवाल की लैंग्वेज में चेंजेस हो सकता है, कमेंट करके बताना क्या एग्जैक्ट इसी टाइप से पूछा गया था कि जब सूर्योदय होता है तो क्षितिज से उदय होता है उसके कितने मिनट बाद जो छाया बन जाती है, अपनी परछाई बन जाती है। तो इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे, इसका आंसर मालूम नहीं है, लेकिन एक फैक्ट ये है कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठने से लगभग 2 मिनट पहले ही पृथ्वी पर लोगों को दिखाई दे जाता है। 2 मिनट पहले उदय होने के और अस्त होने के 2 मिनट बाद भी वो दिखाई देता है। अगला सवाल लिखिएगा, द थ्योरी ऑफ कंपैरिजन बाय, तो एग्जैक्ट यहाँ पर पूरा सवाल नहीं मेरा, आप बता सकते हो क्या था। बाकी एक सोशल कंपैरिजन थ्योरी है जो 1954 में एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक लियोन फेस्टिंगर के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। लियोन फेस्टिंगर के द्वारा सोशल कंपैरिजन थ्योरी दी गई थी, लेकिन इसमें क्या पूछा गया नहीं मिला एग्जैक्ट सवाल। एक सवाल इस टाइप से स्टूडेंट बता रहे हैं कि राज्य बीमा निगम इनमें से किसकी सहायता नहीं करता है? ये ऑप्शन दिए गए थे, आप कमेंट करके बताना क्या एग्जैक्ट ऑप्शन आंसर हो सकता है। फिर ये कुछ रीजनिंग के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत
अहमद शाह अब्दाली है, जिनका नाम अहमद शाह दुरानी भी है। ये किस एशियाई देश से शासन करने आए थे भारत में? तो ये अफगानिस्तान के शासक थे और अब्दाली ने भारत पर 1748 से 1767 ईस्वी के मध्य 7 बार आक्रमण किया था। सबसे पहले 1748 में पंजाब पर आक्रमण किया था, असफल रहा था। नेक्स्ट देखिएगा, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है इसमें फ्यूल के रूप में प्रयोग किया जाता है वो आपके हाइड्रोजन, यदि ऑप्शन था लिक्विड हाइड्रोजन करेक्ट हो जाएगा। और जो ये रॉकेट इंजन है, क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, इसका उपयोग भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान में किया जाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहां पर है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, ये अलीपुर कोलकाता में हो जाएगी। तो कोलकाता आपके ऑप्शन था तो करेक्ट है, जो कि भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लाइब्रेरी है वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, बुक्स के अकॉर्डिंग। मंत्रालय है, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कोलकाता में है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत है। सबसे पहले स्थापना इसकी जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में हुई थी इस नाम से 1836 में, 1903 में नाम हो गया इंपीरियल लाइब्रेरी और 1953 में नेशनल लाइब्रेरी जो अभी नाम है। अगला सवाल लिखिएगा, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो भारत का फर्स्ट जो कॉस्ट्यूम म्यूजियम है वो स्थित है गोवा में, नाम है मोडा गोवा म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, 2018 में स्थापित हुआ था। तो स्वेज नहर है इजिप्ट में, कहां पर? इजिप्ट में। इससे पहले एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, ये किन को कनेक्ट करती है? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करती है और इसको ओपन कब किया गया है? ये भी एनटीपीसी में आया सवाल है, तो 1868 में ओपन किया गया था। जैसे कि स्वेज नहर का निर्माण 1858 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में निर्माण शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है वो कहां पर स्थापित है? तो ये अहमदाबाद में स्थापित है, 1947 को विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। ये भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान है, अंतरिक्ष विभाग का संस्थान है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद गुजरात में। 1947 से पहले 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1930 को। सबसे पहले आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है जो कि नॉर्वे में स्थित है? देखिए दोस्त कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑप्शन में दक्षिण गंगोत्री भी दिया गया, तो ये अंटार्कटिका का है। अंटार्कटिका आपको नहीं पूछा गया था, आपको पूछा गया था आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन। तो आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन जो भारत का प्रथम स्थायी स्टेशन है जो नॉर्वे में स्थित है, इसका नाम है हिमाद्री, ये 2008 को स्थापित किया गया था। और एक यहाँ पर आर्कटिक से संबंधित और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, INDARC, ये भारत का प्रथम अंडर वाटर, तो ये भारत का प्रथम आर्कटिक क्षेत्र में पहला अंडर वाटर दलदली वेधशाला हो जाएगी, तो उसका नाम है INDARC, जो कि 2014 में स्थापित हुई थी। और आपको पूछ ले अंटार्कटिका में भारत का पहला स्टेशन का नाम क्या है? तो 1984 में दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर स्वेज एक सवाल मथुरी लोक नृत्य से पूछा गया, ये किस राज्य में मथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? तो मथुरी जो नृत्य है, डांस है, ये तेलंगाना राज्य का है, तेलंगाना राज्य का एक ट्राइबल डांस है मथुरी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अर्थ ओवर की शुरुआत कब हुई है? तो अर्थ ओवर की शुरुआत हुई थी 2007 को। एक ऐसा वैश्विक आंदोलन है जिसमें ऊर्जा मामलों पर चिंता व्यक्त की गई है, तो जो भी इसके अंतर्गत होता क्या है, जैसे कि सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में की गई थी, जो आपको पूछा गया है, और इसकी शुरुआत में लाइट ऑफ इवेंट रखा गया था। मतलब ये मार्च एंड में एक तरीके से इस प्रकार आंदोलन किया जाता है कि रात्रि को जो शाम को 8:30 से 9:30 बजे के बीच में जो भी जहां पर भी आपको घर है, मोहल्ले, दफ्तर है, वहां पर विद्युत का प्रयोग बंद किया जाएगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी उसको ऑफ करके केवल मोमबत्ती का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य है ऊर्जा मामलों पर ध्यान देना, ऊर्जा के सही उपयोग से है उनको वेस्ट नहीं करना है। तो इस हेतु एक वैश्विक आंदोलन है जिसका नाम रखा गया है अर्थ ओवर है, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है WWF की तरफ से, यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की ओर से। सबसे पहले 2007 में किया गया था, 2021 में ये नेक्स्ट आपके शायद 27 मार्च को आने वाला है, 27 मार्च 2021 को ये अर्थ ओवर होगा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया भारत का पहला स्थायी बजट से कब अलग कर दिया गया था? तो डीलिंक जो किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से, वो 1964 की बात किया गया था, यहाँ पर 1964 हो जाएगा। और बात करूं सबसे पहले इंट्रोड्यूस है, प्रस्तुत कब किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण को? तो भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था और 1964 तक तो इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था और 1964 के बाद इसको केंद्रीय बजट से डिलिंक कर दिया गया था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर फाइट्स कवक है। सप्रोफाइट का मतलब जो एक प्रकार से मृत कार्बनिक है पदार्थ, मृत कार्बनिक पदार्थ है, वहां पर ये रहता है, निवास करता है, तो सप्रोफाइट्स कवक हो जाएगा। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए थे, ये पेनिसिलियम करेक्ट है, ये आप देख सकते हो सभी सप्रोफाइट्स कवक है। मशरूम बहुत बार आता है, मशरूम पेनिसिलियम है, रिजोप्स है, ये सप्रोफाइट्स कवक के उदाहरण हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, कौन सी नदी उत्तरी मैदानी भागों के गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो भागवत गीता का जो सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है, वो चार्ल्स विलिंकिंस ने किया है, 1785 में है। तो चार्ल्स विलिंकिंस ने 1785 में सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं जहां से बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद है जो मौलाना अब्दुल कादिरी बदायूनी ने किया है। किन्होंने किया है? बदायूनी ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया है और उसका नाम क्या रखा है महाभारत का? तो रज्मनामा नाम रखा है। यहां से बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ये तो फारसी का था जो कि बदायूनी ने किया था, नाम रज्मनामा रखा था। और महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था जो पहले भारतीय थे, किसानी मोहन गांगुली ने। कितने क्या होते हैं ये स्टोरेज का पूछा गया है। 1 जो ईबी यानी एक्साबाइट है, तो एक एक्साबाइट में 1024 क्या होते हैं? पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट होते हैं। कुछ यहाँ पर मैं दोबारा आपको रिमेंबर करा दूं कि 8 बिट्स, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। 1 केबी में 1024 बाइट्स हो जाएंगे। 1 एमबी में 1024 किलोबाइट्स हैं। 1 जीबी में 1024 मेगाबाइट हो जाएगी। जितने भी यूनिट है, जैसे कि 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट है, 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट है, और पेटा के बाद जेटाबाइट है। 1 जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट हो जाएगा। क्या? एक्साबाइट। और मैं बात करूं 1 योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर ब्रोंटोबाइट में 1024 योटाबाइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, दिसंबर पीर अली ने किया था, मेरठ से किन्होंने किया है? कदम सिंह ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, और बरेली से खान बहादुर ने। इसमें से आउटपुट हो जाएगा प्रिंटर। अब आउटपुट की बात करें तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, ऑडियो स्पीकर, हेडफोन है, प्लोटर एक तरीके से प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, जीपीएस, साउंड कार्ड है, ये सभी आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्ध चरित महाकाव्य के लेखक कौन है? तो अश्वघोष हो जाएंगे। बुद्ध चरित महाकाव्य के ऑथर हैं अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा लिखित अन्य जो इंपोर्टेंट रचनाएं हैं वो भी आप देख सकते हो। अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 16, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ये स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा है, इसके अंतर्गत किस प्रकार के श्रम का रोजगार दिया जाता है? तो मनरेगा एक प्रकार से काम का अधिकार है मनरेगा, और संविधान के आर्टिकल 41 से लेकर 43 तक राज्यों के जो भी नागरिक हैं उनके लिए काम का अधिकार से संबंधित वर्णन मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया जौं किस संघ का जंतु है? तो जौं का पूछा गया है फाइलम एनिलिडा हो जाएगा, किंगडम एनिमेलिया है। अब देखिए एनिलिडा जो संघ फाइलम है तो केंचुआ का भी फाइलम है वो एनिलिडा है, ये भी आपको याद रखना है। जौं और केंचुआ का जो फाइलम एनिलिडा है, किंगडम जौं का क्या है? एनिमेलिया। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर ध्रुव है? तो ब्रोमीन हो जाएगी, अधातु के केस में ब्रोमीन। और उसकी फ्रांसीसी समकक्ष CNES ने मार्च 2020 में देश में कौन सी प्रणाली स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत के जो इसरो है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के मध्य जो MOU हुआ है वो किस हेतु हुआ है? तो ये संयुक्त समुद्री निगरानी है, तो ये हो जाएगा आपकी जॉइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और फ्रांस के मध्य। अगले सवाल को मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है रीजनल रूरल बैंक यानी जो RRB बैंक है वो स्थापना कब हुई है? RRB बैंक की, रीजनल रूरल बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई है 2 अक्टूबर 1975 को। वर्ष आपको पूछा था 1975 हो जाएगी। सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवों के लिए एंटीबायोटिक हो जाएगी। उदाहरण की बात करें तो पेनिसिलिन है, ये एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिएगा, चौगान खेल खेलते समय किस शासक की मृत्यु संरक्षण मिशन, तो आयुष्मान भारत जो योजना है उसके अंतर्गत कौन सी योजनाएं शुरू की गई है? उसके अंतर्गत मर्ज हो गई या फिर शुरू की गई है? तो इसके अंतर्गत हो जाएगी, एक है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, दूसरी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, दोनों ही इसके अंतर्गत शुरू की गई है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के अंतर्गत। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? ये ऑप्शन थे रेबीज, हेजा, मधुमेह, टिटनेस है। तो डायबिटीज या फिर मधुमेह इसका एंड में कमेंट करना, 40 में से आप कितने सवाल करेक्ट कर सकते थे। देखिएगा पहला सवाल, अहमदाबाद मेट्रो के फेज फर्स्ट के उद्घाटन के अवसर पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस नाम से ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम प्रस्तुत किया है? तो ये हो जाएगा स्वागत। ये एक ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम है जो कि अहमदाबाद मेट्रो के फेज फर्स्ट के उद्घाटन के अवसर पर BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। स्वागत, ये गेटिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 2009 में भारत और किस देश ने एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस यानी AMR तथा संचारी रोग और सार्वजनिक स्वास्थ्य सहित विभिन्न मुद्दों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जो MOU हुआ है 2009 में भारत और किस देश के मध्य AMR और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित हुआ है। काफी पुराना जीके का सवाल पूछा गया है 2009 से, करंट अफेयर शायद इसका कोई लॉजिक नहीं है। स्वीडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और स्वीडन के मध्य ये MOU हुआ था। देखिए प्रथम सेट का जो वीडियो आया था उसमें मैंने PPT किस टाइप से एक सवाल पूछा गया था, तो ये किस प्रकार से था, शायद रीजनिंग में हो सकता है कि 1 किलोग्राम कार्बन गर्म करने में कितनी मात्रा CO2 की उत्सर्जित होती है। तो इस सवाल की बात करूं तो 3.67 किलोग्राम यदि ऑप्शन में था तो करेक्ट कर सकते थे। बाकी स्टूडेंट जो ऑप्शन बता रहे कि 1 kg CO2, 10 kg CO2, 100 kg इस प्रकार ऑप्शन नहीं था शायद, तो एग्जैक्ट सवाल में लैंग्वेज चेंज थी, वो आप कमेंट करके बताना। 1 किलोग्राम कार्बन गर्म करने पर कितनी CO2 उत्सर्जित होगी? देखिए कार्बन गर्म कर रहे मतलब उसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ में, क्या बन जाएगा? CO2। कार्बन का कितना हो जाएगा? तो इसका मास परमाणु भार हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का 16 और दोनों 32 हो जाएगा। टोटल ये कितने हो गए? ये आपकी 44 हो गई। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि ये 12 ग्राम जो कार्बन है यहाँ से 44 ग्राम CO2 बन रहा है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए 12 ग्राम आपकी कार्बन से है वो 44 ग्राम CO2 बन रहा है। आपको पूछा है 1 kg कार्बन में, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, दोनों साइड से 1000 से करना पड़ेगा, कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12 44 रहने वाला है किलोग्राम में भी, तो 12 kg कार्बन से 44 kg CO2 बन रहा है, तो 1 kg कार्बन से 44/12 करेंगे 3.66 kg आंसर आना चाहिए। कहां तक चलता है? तो नेशनल हाईवे 48 है, ये कहां से कहां तक है? दिल्ली से चेन्नई तक है। 2807 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस कवर करता है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य से होता हुआ जो इंडिया का मैप है यहाँ से इस प्रकार चलता है। अगर सवाल देखिएगा, अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक है ये मौर्य वंश, इजी सवाल हो जाएगा। मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। इनका शासनकाल 208 से 232 BC। फादर का नाम क्या है? बिंदुसार हो जाएगा। तो इस जो अनुसंधान केंद्र दे रखा था, जैसे कि चमड़ा अनुसंधान केंद्र शिमला दे रखा था, आलू अनुसंधान केंद्र देहरादून था, आयुष अनुसंधान केंद्र कानपुर था, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो काजरी है वो जोधपुर राजस्थान दे रखा था, जो करेक्ट सही सुमेलित है। और बाकी यहाँ पर बात करूं, आपको पता होना चाहिए चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो ये जो चमड़ा अनुसंधान संस्थान है वो चेन्नई में है। और औषधि अनुसंधान संस्थान जो ऑप्शन में था कानपुर में, मतदान की आयु इसमें 21 से 18 की गई थी, ये भी सही है। 102वां है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन हुआ था, वैधानिक मान्यता। और 72वां है ये काम करके कुछ दे रखा था जो कि गलत है। जो 72वां संविधान संशोधन 1992 की बात है, तो ये रिलेटेड है भारत सरकार और त्रिपुरा का एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक है। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवकों के बीच एक समझौता को लागू करने के लिए संविधान के आर्टिकल 332 में यहाँ पर संशोधन हुआ था, 72वें संविधान संशोधन में, जो कि त्रिपुरा राज्य से रिलेटेड हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वयं सेवकों के संबंधित एक समझौते से संबंधित है। और बाकी जो आपके ऑप्शन दे रखे थे ये आपके NTPC में आ चुका है। आपको पता होना चाहिए कि जो लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदाता की जो आयु है, मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई है। वो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत की गई है। 102वां संविधान संशोधन जो यहाँ पर एक ऑप्शन में दिया गया था 102वां है, इसमें राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। बात करें 71वें संविधान संशोधन की, तो इसमें 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया था। फिर देखिएगा एक और पूछा गया गलत स्टेटमेंट कौन सा है? किसी राष्ट्र की कुल ऑफिशियल लैंग्वेज है। ICJ में न्यायाधीश का कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। UNSC में कुल सदस्य 5 है। ICJ मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें कुल न्यायाधीश 15 होते हैं। तो इसमें से ये वाला जो स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं बाकी सभी आपको पता ही होगा, लेकिन ICJ में मैं बता चुका हूं ये स्टेटमेंट आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में कि ICJ में जो न्यायालय का कार्यकाल रहता है वो 9 वर्ष का रहता है, ना कि 5 वर्ष का। तो ये गलत आपको सेलेक्ट करना था, करेक्ट हो जाएगा। टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं, है उज्जैन में भी है, वाराणसी में भी है, दिल्ली में भी है, मथुरा में भी। टोटल 5 वेधशालाएं हैं जो कि स्वाई जय सिंह ने इनका निर्माण कराया था। ये कौन सी एक बार जरूर देख लीजिए दोबारा, जयपुर है, उज्जैन है, मथुरा है, दिल्ली है और वाराणसी में हो जाएगी। और सबसे पहली जो वेधशाला जंतर मंत्र बनाया गया है जय सिंह की द्वारा, वो कब और कहां बनाया गया था ये आपको पता होना चाहिए। अक्सर सवाल आ जाते हैं। प्रथम जो जंतर मंत्र वेधशाला है वो 1725 में दिल्ली में बनाई गई थी। उसके 9 वर्ष बाद सेकंड है ये 1734 में बनाई गई थी जयपुर में। प्रथम दिल्ली 1725, फिर 1734, उसके बाद 1748 में 3 वेधशालाएं मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में है वो जय सिंह ने बनवाई थी। फिर देखिएगा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज है, जो मिश्र धातु की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन सी मिश्र धातु है उसमें
टिन नहीं है। तो कौन सी में टिन का प्रतिकेशन होता है बहुत बार आ जाता है, कौन सी जो एलॉय मिश्र धातु है जिसमें टिन नहीं है। तो ये ऑप्शन थे, एक तो घंटा धातु, बेल मेटल, गन मेटल था, ब्रास यानी जो पीतल था। तो इसमें से आपकी ब्रास आपको पता होना चाहिए, जो पीतल रहता है उसमें तांबा और जस्ता रहता है, बेल मेटल में तांबा और टिन रहता है, आपको ध्यान होना चाहिए। बेल मेटल है, गन मेटल है। तो ये सभी मैं आपको बता देता हूं, जितनी भी इंपोर्टेंट मिश्र धातु है इसका मैंने अलग से एक स्नैप डाला हुआ टेलीग्राम चैनल पर। तो कांसा का हो जाएगा तांबा प्लस टिन। ब्रॉन्ज में क्या रहता है, एलॉय में तांबा 90% है, टिन 10%। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। देखिएगा फिर आपकी पीतल है, जो ब्रास है उसमें तांबा रहता है 70% और फिर आपकी जिंक जस्ता रहता है 30%। गन मेटल में पता होना चाहिए तांबा जस्ता टिन रहता है। तो गन मेटल में टिन होता है 8% के आसपास रहता है। जिंक जो तांबा मैक्सिमम रहता है 90% है। गन मेटल में तांबा जस्ता टिन। जर्मन सिल्वर में देखिए सिल्वर नहीं होता, बहुत बार आता है सिल्वर इसमें नहीं होता। तांबा जस्ता निकल होता है, निकल कॉपर जिंक होता है। तो इसमें 60% है वो कॉपर है, फिर जिंक 20% है, निकल भी 20। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम और मैंगनीज होता है। ड्यूरेलियम में एल्यूमिनियम, कॉपर, मैंगनीज और मैग्नीशियम हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में आयरन और निकल प्लस क्रोमियम होता है। स्टील में लोहा प्लस कार्बन है। फ्यूज तार में क्या होता है, सीसा और टिन का परसेंटेज है। ये एक बार आपके राजस्थान के एलडी से एग्जाम आया था। फ्यूज तार में होता है, सीसा होता है 37% और टिन होता है 63%। फिर आपको नाइट्रॉन का पता होना चाहिए, लोहा निकल क्रोमियम है, एल्निको हो गया। फिर आपकी घंटा धातु जो ऑप्शन था उसमें टिन होता है, तांबा और टिन होता है। सॉल्ट धातु में सीसा और टिन होता है। कृत्रिम सोना में क्या होता है, एल्यूमिनियम और कॉपर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर पूछा गया है, एक स्टेटमेंट कथन दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू देशभक्त और जिन्ना राजनीतिज्ञ है। ये किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू देशभक्त और जिन्ना राजनीतिज्ञ है। ये कथन है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। किनका, मौलाना अबुल कलाम आजाद का। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, किनकी पुस्तक है, अबुल कलाम आजाद की है। तो इसी पुस्तक में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू देशभक्त और जिन्ना राजनीतिज्ञ है ये स्टेटमेंट दिया था। फिर देखिएगा कल्पना 1 किस प्रकार का सैटेलाइट है, तो कल्पना जो फर्स्ट है वो एक मौसम संबंधी उपग्रह हो जाएगा, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, जो लॉन्च हुआ था 2002 में। ये डीएक्टिवेट कर दिया गया है 2017 में। रॉकेट पीएसएलवी फोर्स इसको लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के द्वारा कौन सा उपग्रह ऑपरेट किया गया है। देखिएगा ये भी सवाल आप कह सकते हो रिपीट हुआ है एनटीपीसी में, कैसे हुआ वो मैं बताता हूं। इससे पहले आपकी जो एनटीपीसी में सवाल आया था कि बाढ़, सूखा, आपदा प्रबंधन और दूर संचार क्षेत्र से जुड़े विषयों पर सूचनाएं एकत्र करने में सहायता हेतु आईआईटी कानपुर के छात्रों ने 2011 में कौन सा सैटेलाइट बनाया था। तो यहां पर सवाल में स्पष्ट रूप से दे रखा था, जो मैंने बताया था आपके एनटीपीसी एग्जाम में कि आईआईटी कानपुर के छात्रों ने 2011 में इन सभी के लिए कौन सा सैटेलाइट बनवाया था। तो ये जुगनू सैटेलाइट है वो बनवाया गया था। इस टाइप से आपकी पूछा गया था और आपको यहां पर बताया गया कि आईआईटी कानपुर के छात्रों ने इसको बनाया है। तो यहां पर पूछा कि आईआईटी कानपुर द्वारा कौन सा उपग्रह ऑपरेट किया गया, तो ये जुगनू हो जाएगा, जो कि बाढ़, सूखा और आपदा प्रबंधन है, इन सभी पर सूचना एकत्र करने के लिए डॉक्टर एनएस व्यास के निर्देशन में इसको आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट के द्वारा जुगनू सैटेलाइट को निर्मित किया गया था। स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी, ये भी सवाल रिपीट हुआ है, 2 से 3 दिन पहले मैंने करवाया था। जो स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी है, तो ये आईएनएस अरिहंत हो जाएगी। और ये न्यूक्लियर पावर्ड एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, पनडुब्बी है। और भारत यहाँ पर अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद छठा देश बन गया जिनके पास इस तरह की पनडुब्बियां हैं। इसके बिल्डर की बात करूं, निर्माता की बात करूं, तो ये शिप बिल्डिंग सेंटर है विशाखापट्टनम हो जाएगी, जो कि 2009 को ये लॉन्च की गई थी। अगला सवाल, रात्रि के समय पर्वत पर ऊपर से नीचे की ओर या फिर कह सकते हो चोटी से ढाल की ओर बहने वाली पवनें क्या कहलाती हैं, और ये पवनें कहलाती हैं अवरोही पवनें हो जाएगी, कैटाबेटिक विंड हो जाएगी। देखिए आपको पता होना चाहिए कि पवनें उच्च दाब से न्यून दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। रात्रि को क्या होता है, रात्रि आपको पता है ठंडी होती है, तो ठंडी होती है तो पवनें क्या हो जाएगी, नीचे की ओर फ्री, जो कि नीचे की ओर इनका भाव हो जाएगा, यानी ये चोटी से ढाल की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर चलेगी तो वो अवरोही पवनें हो जाएगी। और इसके विपरीत होता है दोस्तों कि एनाबेटिक होता है, जिसे घाटी समीर बोला जाता है। ये जो आपकी कैटाबेटिक है इसे बोला जाता है पर्वत समीर, ऊपर पर्वत से नीचे की ओर पर्वत समीर। और घाटी समीर क्या होती है, एनाबेटिक में उल्टा होता है, क्योंकि ये पवनें दिन को चलती है, दिन गर्म होते हैं ना, तो इसलिए दिन के दौरान पर्वतीय जो प्रदेश में ढाल रहती है, जो भी स्लोप है वो क्या गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण वायु है वो ऊपर की ओर उठेगी, वायु ढाल के साथ ऊपर उठती है, तो ये एनाबेटिक हो जाएगी, जो नीचे से ऊपर की ओर रहती है। और ऊपर से नीचे की ओर जो ढाल, चोटी से ढाल की ओर है वो अवरोही पवन है, या फिर आप कह सकते हो कैटाबेटिक विंड। अगला सवाल देखिएगा, में होने वाला, उसके बाद 2026 में नगोया जापान में होंगे। और जो प्रथम एशियाई गेम्स 1951 जो इंडिया में होस्ट हुए हैं उसमें रैंक इंडिया की क्या रही है, सेकंड रही है, क्योंकि कहीं से भी सवाल बन रहे हैं तो ये आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो 15 गोल्ड जीते इंडिया ने, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और 2018 में जो प्रीवियस एशियन गेम्स हुए हैं वो जकार्ता पालेम्बांग इंडोनेशिया में हुए हैं, जहां पर इंडिया की रैंक रही है 8वीं। आपको यहां पर क्या होमवर्क करना है कि जकार्ता पालेम्बांग 2018 में जो इंडोनेशिया में एशियन गेम्स हुए हैं उसमें इंडिया ने कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वो जरूर देख लेना। एमएस ऑफिस में F1 फंक्शन कुंजी का कार्य आपको पूछा है, तो इससे पहले F2 का आया था, जब मैंने F1 का भी बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो ये हेल्प स्क्रीन है वो डिस्प्ले करेगा, F1 फंक्शन की हो जाएगी। F2 है वो कल आया था, रीनेम करने के लिए जो भी सिलेक्टेड आपकी फाइल फोल्डर है उसको नेम चेंज करने के लिए। यहाँ की आप देख पा रहे हो ये ज्यादातर पूछी जाती है, टोटल आप देख सकते हो ये 5 से 6 की है, तो इसको याद रखना। वैसे 12 टोटल फंक्शन की रहती है। F5 बहुत बार आता है रिफ्रेश के लिए, F7 वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम और स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए, F11 है ये फुल स्क्रीन एंटर और एग्जिट करने के लिए, F12 सेव एज विंडो ओपन करने के लिए। लिक्विड जो नाइट्रोजन रहती है काफी कूल ठंडी रहती है, तो लिक्विड नाइट्रोजन का आपको पूछा है क्वथनांक कितना होता है, तो इसका क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 196 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 195। ये माइनस में ध्यान रखना, माइनस 195.8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और इसका जो गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं वो नाइट्रोजन का है -210 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाकी यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में इसका हो जाएगा -218 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट -183। अगला सवाल देखिएगा, डेक्कन जो ओडिसी है वो क्या है, तो दक्कन ओडिसी है एक लग्जरी ट्रेन है, शाही ट्रेन हो जाएगी, जो महाराष्ट्र में है। पर्यटन के लिए 2004 में इसको शुरू किया गया था, पैलेस ऑन व्हील्स मॉडल पर ये आधारित है लग्जरी ट्रेन। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी आपको पूछा, ऑप्शन में आपकी संतोष ट्रॉफी दिया गया था, वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्रमुख जो फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट होते हैं, कप होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मेडल नहीं मिला है, जो भारतीय शूटिंग के प्लेयर हैं जिनको ओलंपिक में अब तक कोई भी मेडल नहीं मिला है, ये 4 ऑप्शन एग्जैक्ट दिए गए थे। तो इसमें एक था जीतू रॉय है, जीतू राय हो जाएगा, फिर राज्यवर्धन सिंह राठौर था, विजय कुमार था और गगन नारंग था। तो जीतू राय करेक्ट है, क्योंकि इनको अब तक ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं मिला है। इनको दोस्तों ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2014 में सिल्वर मेडल मिला था, ओलंपिक में नहीं मिला। बाकी राज्यवर्धन सिंह राठौर है, इनको 2004 के एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला था, विजय कुमार को 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर, और गगन नारंग को भी 2012 के ओलंपिक जो लंदन में हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अगला सवाल, नाभिक की भौतिकी के जनक कौन है, तो नाभिक की जो न्यूक्लियर फिजिक्स है इनके जनक है अर्नेस्ट रदरफोर्ड हो जाएगा। बाकी मैं बात करूं फादर ऑफ मॉडर्न केम फिजिक्स है, जो आधुनिक भौतिकी है, इनके जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। और जो पुस्तक है इसके लेखक, ये भी सेम सवाल एनटीपीसी में इससे पहले पूछा हुआ, रिपीट हुआ है, एग्जैक्ट रिपीट हुआ कि तमस जो पुस्तक है इनके उत्तर कौन है, तो ये
विषम साहनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ओरिजिनली पब्लिश हुई है ये 1973 में। तो विषम साहनी तमस पुस्तक के उत्तर है। अगला सवाल, मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए सन 1902 में नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो रोनाल्ड रॉस को दिया गया, जो भारत में जन्मे एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। इनको मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को 1902 में नोबेल की दिल्ली पुलिस में था। सेम सवाल, पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है? तो रेल कोच फैक्ट्री पंजाब में है, कपूरथला में। सभी को पता होना चाहिए, इजी सवाल था। 1986 को ये स्थापित हुई थी पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री, और ये भारतीय रेल का दूसरा रेल कोच कारखाना जो कपूरथला में है। तो प्रथम कौन सा? तो वो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ है, जो कि चेन्नई में है, 1955 में स्थापित हुआ था। इसके अलावा एक और इंपोर्टेंट जो कोच वाली फैक्ट्री है उसमें मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, ये रायबरेली यूपी में 2012 में स्थापित हुई है। अगला सवाल, एमएस वर्ड में कंट्रोल ए का क्या कार्य है? ये इजी था, जो भी एमएस वर्ड में टेक्स्ट है की पत्तियां खाता है इस टाइप से। तो बांस हो जाएगा, लाल पांडा है, ये बांस की पत्तियां खाता है, और इसके अलावा ये घास है, लाइकेन, जड़ फूल पत्तियां भी खाता है। अगला सवाल लिखिएगा, नासी है। शाक नासी का मतलब जो अनावश्यक रूप से गलत स्थान पर उग जाते हैं अनचाहे पौधे, तो उनको नाशक करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए जो रसायन का प्रयोग किया जाता है उसमें ये ऑप्शन दिए गए थे। तो ये करेक्ट हो जाएगा 2,4-D, मतलब क्या हो गया 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका करेक्ट आंसर है। बाकी एल्ड्रिन की बात करते हैं, कीटनाशक है, न कि शाकनाशी है। तो शाक रहते हैं, अनचाहे पौधे हैं, उनको नाश करने के लिए शाकनाशी, ये एल्ड्रिन न होकर कीटनाशी है। डीडीटीपी एक कीटनाशी हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है जीसैट 29 जो सैटेलाइट है उसमें एक उच्च हाई रेजोल्यूशन वाला ऑन बोर्ड कैमरा लगा हुआ है, उसका नाम क्या है? तो ये जीओआई जीसैट 29 में एक हाई रेजोल्यूशन का कैमरा जिसका संदर्भ नाम किया गया है जीओआई करके। और जीओआई इसमें क्या करेगा? ये हिंद महासागर में जो भी एनिमी जहाज है, शिप है, उनको ट्रैक करने में ये सक्षम है। जीसैट 29 जो कि 2018 में लॉन्च किया हुआ है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, व्हीकल जीएसएलवी मार्क 3 D2 से इसको भारत में ही सतीश धवन से लॉन्च किया गया था 14 नवंबर 2018 को। जीओआई उसका कैमरा का नाम है। नेक्स्ट देखिएगा, 100 निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो ये मैं बता चुका हूं कि एक नीचे चिकित्सक कौन थे? वो थे जीवक, उनका नाम है, बुद्ध के नीचे वेद थे। तो ये आपके सही हो जाएगा, चरक गलत स्टेटमेंट जो आपको सिलेक्ट करना था। बाकी ये आपको पता होना चाहिए, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी उपगुप्त ने। अगला सवाल देखिएगा, अंतिम सवाल देखिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसके अंतर्गत कितने रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है? तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा बहुत बार पूछा जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट है, आपको सालाना कितना प्रीमियम है वो रहता है। तो इस योजना का सालाना प्रीमियम है वो मात्र 12 रुपए है, ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट है। आयुष में आप पूछ रहे तो 18 से 17 वर्ष के जो भी लाभार्थी हैं उनको लाभ मिलने वाला है। शुरुआत इसका लॉन्च हुआ है वो 8 मई 2015 को कोलकाता से हुआ है। ये एक दुर्घटना बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, स्थायी अपंगता हो जाती है, उस केस में 2 लाख का बीमा, और आंशिक अपंगता के केस में 1 लाख रुपए का बीमा मिलता है। और एक इस टाइप से रीजनिंग में था कि हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति कौन सी अंडमान की? तो ग्रेट अंडमानीज है, ओंगे है, जरावा है। निकोबार आइलैंड कौन सी है? तो ये शोम्पेन है, निकोबारीज है, निकोबार आइलैंड की। कौन सा असम का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? एक लो के साथ, फ्लेम के साथ जलाया जाता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो उस केस में बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन में आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड था, करेक्ट करना था। जो एक सफेद पाउडर होता है, सफेद राख पैदा करता है, ये सफेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड ही है। और जब जलती है तो ये चमकदार सफेद लो के साथ जलती है, और जब मैग्नीशियम जलती है तो किसके साथ रिएक्शन होती है? ऑक्सीजन के साथ, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अगला सवाल देखिए, प्रोजेक्ट ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ऑफ इंडिया। तो भारत में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है, इनके प्रथम फाउंडिंग निदेशक कौन है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर, करेक्ट आंसर है। तो ये भारत के जो प्रथम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है, इनके निदेशक हैं डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर, डायरेक्टर हैं। और इसी के तहत जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है, यही गगनयान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। और बात करूं श्री आर हट्टन की, तो ये इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है, किनके? गगनयान प्रोजेक्ट के। अगला सवाल देखिएगा, 2019 में कौन सी आर्थिक जनगणना हुई है? तो 2019 में जो इकोनॉमिक सेंसस है वो है 7वीं, किनके द्वारा? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। प्रथम आर्थिक जनगणना की बात करूं तो 1977 में हुई थी प्रथम आर्थिक जनगणना। छठी, 7वीं से पहले जो छठी हुई है वो 2013 में, 7वीं हुई है 2019 में। नेक्स्ट देखिएगा, फैलता है निपा वायरस है, ये जानवर से मानव में फैल जाता है, तो कौन से जानवर से आता है? ये चमगादड़ और सुअर से। चमगादड़, सुअर, जो भी ऑप्शन में था आपको करना था। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? एक ही ऑप्शन में 3 दिए हुए थे, तो ये दिया था, एक मॉनिटर था, एक प्रिंटर था, स्टूडेंट बता रहे एक फ्लोटर था। तो ये तीनों ही आउटपुट है। बाकी आप देख सकते हैं सभी मॉनिटर, प्रिंटर, ऑडियो स्पीकर, हेडफोन है, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। 17 सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो टोटल 17 लक्ष्य हैं, वो 2030 तक पूर्ण करने की घोषणा कब की गई थी? ये पूछा है, घोषणा कब हुई है? तो 2015 में, सितंबर 2015 में घोषणा हुई है। 2030 तक टोटल 17 लक्ष्य और 169 उपलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और ये हैं किनके द्वारा घोषणा हुई है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एंड इसका क्या उद्देश्य है? अचीव करना ये 17 लक्ष्य 2030 तक। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग ऑप्शन थे? तो इसमें बिहार की नहीं लगती है। बाकी मैं आपको बताऊं, ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से लगती है, न ही समुद्री तट सीमा से साझा होती है। ऐसे राज्य न तो मतलब बीच वाले राज्य होंगे जो इंटरनेशनल बाउंड्री पर भी नहीं होंगे, और बाकी अन्य जितने भी समुद्री तट रेखा है उन पर भी वो टच नहीं होंगे। तो वो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये 5 राज्य, 2 यूटी भी है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो हॉटस्पॉट है, तो भारत में टोटल 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। 4 कौन से? हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, और फिर है सुंदरलैंड। ये 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। सुंदरलैंड कहां पर है? जहां पर अंडमान निकोबार है। विश्व में टोटल कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो विश्व में टोटल जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो 36 है। अगला सवाल, किस राज्य की सीमा रेखा समुद्र तट से नहीं लगती है? समुद्री तट में दिल्ली के लाल किले में किस पर मुकदमा नहीं चला था? सवाल के लैंग्वेज डिफरेंस थी, लेकिन इसी टाइप से ऑप्शन थे, यही फाइनली सवाल पूछा जा रहा था कि आजाद हिंद फौज के अभियोग में जो दिल्ली के लाल किले में 1945 में मुकदमा चला था वो किस पर नहीं चला था? ये 4 एग्जैक्ट ऑप्शन थे। कर्नल प्रेम सहगल थे, मोहन सिंह थे, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन थे, शाहनवाज खान थे। तो इसमें से मोहन सिंह पर मुकदमा नहीं चला था। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर इन तीनों पर, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुबख्श सिंह और मेजर जनरल शाहनवाज खान पर संयुक्त रूप से ये मुकदमा चला था। राष्ट्रपति
GSAT-3 या इसका अन्य नाम एडुसैट भी है, ये उपग्रह कब लॉन्च किया गया? अन्य नाम आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि एनटीपीसी में एक बार सवाल आया था आपकी बार कि दुनिया का पहला शिक्षा को समर्पित शैक्षिक उपग्रह कौन सा, उसमें एडुसैट ऑप्शन में नहीं था। यदि एडुसैट होता सभी को पता था, नाम से स्पष्ट GSAT-3 था, तो GSAT-3 का ही अन्य नाम एडुसैट है और ये उपग्रह लॉन्च हुआ है 20 सितंबर 2004 को। ये दुनिया का पहला शिक्षा को समर्पित शैक्षिक उपग्रह है। लॉन्च साइट कहां से हुआ है? तो ये श्रीहरिकोटा इंडिया से हुआ है। लॉन्च व्हीकल GSLV F-01 हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है, डिस्टेंस एजुकेशन है, उसको प्रभावी ढंग से चलाने में मदद करेगा। कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? मैंने बहुत बार जब भी एग्जाम में सवाल आए थे राष्ट्रीय पार्टी की योग्यता से, उस समय आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के लिए बोला था कि टोटल कितनी राष्ट्रीय पार्टी कमेंट करना और कौन कौन सी है। फाइनली आज यहाँ पर पूछा गया कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो ये आप देख सकते हो ऑप्शन इस टाइप से दिए गए थे। इनमें से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी से आपको पता होना चाहिए एक समाज का नाम है, जैसे बहुजन समाज पार्टी, ये एक राष्ट्रवादी पार्टी है, न कि समाजवादी पार्टी। बाकी आप देख सकते हो बहुजन समाज पार्टी हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी भी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। ये सभी जो 8 राष्ट्रीय पार्टी है टोटल उसके अंतर्गत आ जाती है। 8 नेशनल पार्टी से मान्यता प्राप्त, 52 स्टेट पार्टीज हैं, 2638 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। 8 नेशनल पार्टी कौन सी एक बार और बता दूं मैं, भारतीय जनता पार्टी 1980 को इसकी स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1885 को सबसे ओल्ड, सबसे लेटेस्ट जो न्यू है वो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, ये 2013 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की हुई थी 1999 में स्थापना। नेक्स्ट देखिएगा, मोमबत्ती जलते समय यदि उसे ग्लास से ढक देंगे तो फिर क्या होगा? तो मोमबत्ती इसी सवाल का बुझ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ये आग को बुझाने का कार्य करेगी। प्रताप चंद्र सारंगी को कौन से मंत्रालय के ये राज्य मंत्री है? प्रताप चंद्र सारंगी, उसमें जो पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? तो छोटी आंत में जो आंतरश है वो पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन को किस में बदलता है? एमिनो एसिड में बदल देता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, शाक की कौन सी इंटरिम यूनिट भारत में स्थापित हुई है? तो शाक की जो कौन सी यहाँ पर संस्थान है जो भारत में स्थापित हुई है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर SDMC, ये भारत में स्थापित हुआ था। कहां पर है? तो ये राजस्थान गांधीनगर गुजरात में 2016 में स्थापित हुआ है। जो गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है वहीं पर ये स्थापित है, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर SDMC, जो सार्क की एक संस्था है। इनके डायरेक्टर कौन है? PK तनेजा है। सार्क का मतलब साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, बिरजू महाराज किस डांस के नृतक है? तो बिरजू महाराज हो जाएंगे कथक। कथक के प्रमुख में डांसर की बात करूं तो शंभी महाराज, बैजनाथ प्रसाद, जिसे लच्छू महाराज कहा जाता है, सुखदेव महाराज है, बिरजू महाराज जो आपको पूछा गया था, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, अच्चन महाराज, नारायण प्रसाद, ये सभी आप देख रहे हो। बिरजू महाराज हो गया जो आपको पूछा कथक है, ये कथक के डांसर हो जाएंगे। इसी प्रकार भरतनाट्यम से संबंधित प्रमुख कलाकार में यामिनी कृष्णमूर्ति है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह है, रुक्मिणी देवी अरुंदल है, ये सभी भरतनाट्यम के हैं। कुचिपुड़ी की आप देख सकते हो सारे इंपोर्टेंट है, यामिनी कृष्णमूर्ति दोनों के, लक्ष्मी नारायण शास्त्री है, राधा रेड्डी है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा है, फिर स्वप्ना सुंदरी है, इंद्राणी रहमान, NT रामाराव जूनियर, ये सभी कुचिपुड़ी के। कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो इनके अकॉर्डिंग मालदीव बिमस्टेक में नहीं है। बिमस्टेक के जो मेंबर स्टेट या देश है उसमें बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड 7 देश हो जाएंगे। बिमस्टेक का मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाएगा। पूछा था कौन सा मेंबर स्टेट नहीं है? मालदीव नहीं है, म्यांमार, नेपाल, भूटान इसमें सम्मिलित हैं। और बाकी इसकी स्थापना बिमस्टेक की कब हुई है? 1997 में हुई है। और समिट की बात करें तो समिट जो 2018 में पास हुआ नेपाल काठमांडू में, और 2022 में ये कोलंबो श्रीलंका में होने वाली कंपनीज है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, जनवरी 2021 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो एक टेस्ट सीरीज हुई थी, उस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन से खिलाड़ी रहे हैं? तो पैट कमिंस है, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो बनाया गया है। इंडिया ने ये सीरीज जीती है, 4 मैच की सीरीज है, 2-1 से इंडिया जीती है। और इसी के तहत टोटल 3 सीरीज हुई है, दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 3 सीरीज में ये पैट कमिंस रहे हैं टेस्ट सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज। और वनडे इंटरनेशनल जो ओडीआई सीरीज हुई है प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं स्टीव स्मिथ रहे हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीती थी 3 मैच की सीरीज में से 2-1 से। एक T20 सीरीज भी हुई है जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज हार्दिक पांड्या रहे हैं, और T20 सीरीज भारत ने जीती है 2-1 से। किसे प्रथम भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 3 जनों को दिया गया था, सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन को। यह अवार्ड दिया गया था 1954 में, सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। आपको पूछ ले प्रथम विदेश कंपनी नहीं है, वहां पर एक ऑप्शन में था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एक मिनी रत्न कंपनी है, न कि नवरत्न कंपनी। टोटल 14 नवरत्न कंपनी है, आप एक बार देख सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हो गई। फिर बात करूं NBCC लिमिटेड है, NMDC लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 14 नवरत्न कंपनी काकोरी कांड में 9 अगस्त 1925 को। और इसमें जो काकोरी कांड को घटित करने में किनका हाथ रहा है, बहुत बार एग्जाम पूछा है, कौन शामिल नहीं थे, कौन शामिल थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल है, अशफाक खान है, राजेंद्र लाहिड़ी है, ये सभी समेत चंद्रशेखर आजाद है, तो आप इनको भी जरूर देख लेना। भारतीय संगीतकार भूपेन है 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से आपकी ये हो जाएगा 10 × 5 यानी 50 बल न्यूटन हो जाएगा, 50 न्यूटन बल हो जाएगा। और 5 सेकंड बाद उसका अंतिम वेग है। तो गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है? v = u + 80 होता है। तो यहां से आपको क्या दिया हुआ है? u जो प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है, t समय है। तो v कितना दिया हुआ है जो आपको ज्ञात करना अंतिम वेग? u दिया हुआ है जो प्रारंभिक वेग है 5 मीटर पर सेकंड है, तो 5 मीटर पर सेकंड प्लस आपको a त्वरण कितना है? त्वरण है 5/2। साथ ही साथ t से गुणा करना है समय, यानी 5 सेकंड बाद, तो समय आपको 5 सेकंड लेना है। तो ये आप सॉल्व करेंगे, v = 5, ये आप इस प्रकार कर सकते हो, 25/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 + 25 का हाफ कितना हो जाएगा? 12.5। तो 5 + 12.5 यानी 17.5 वेग मीटर पर सेकंड, जो ये हो जाएगा 17.17 मीटर पर सेकंड है। 5 सेकंड बाद अंतिम वेग और बल 50 न्यूटन।
आई होप आपको समझ में तो लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, भारत में सीपीएसई कंपनियों को महारत्न, नवरत्न एवं मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है, डीपीई के द्वारा भारत में जो महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। वैसे डीपीई है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट आता है। केंद्र सरकार वैसे इनका जो मापदंड तय करता है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई को जो महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न का दर्जा देना है वो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर पात्रता मानदंड निर्धारित किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, डीडी चैनल और इंडिया साइंस चैनल के बारे में सत्य कथन छाटिए। एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं मिली है, क्या सवाल था, क्या ऑप्शन थे, आप बता सकते हो जिनके कैंडिडेट को याद है। हु इन्वेंटेड बाइनरी अर्थमेटिक की जनक पूछा है, तो ये हो जाएंगे आपकी गॉटफ्राइड विल्हेम है। बाइनरी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस है, यानी प्रकाश संश्लेषण में बहुत कम या फिर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उस प्रकाश का कलर का। तो ये ऑप्शन थे आपकी ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज है। तो इसमें हरे प्रकाश को, हरे रंग का जो प्रकाश होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे कम कुशल तरंगदैर्ध्य माना जाता है। तो हरे रंग का इफेक्ट नहीं पड़ता है। पूछ रहे सबसे अधिक इफेक्ट कौन से प्रकाश का पड़ता है? फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक मोस्ट इफेक्टिव कलर है वो रेड लाइट हो जाएगी। और इसमें भी अलग अलग केस होता है। जो रेड लाइट रहती है, लाल प्रकाश है, वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की गति को बढ़ाने में लाल प्रकाश सबसे तेज है। और जो एब्जॉर्प्शन है यानी अवशोषण के केस में सबसे अधिक जो कलर रहेगा वो ब्लू लाइट रहेगी। तो ब्लू और रेड है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव। आपको पूछा सबसे कम या फिर बहुत कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो ग्रीन आपके ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल के बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 6, पानीपत का तीसरा घोषणा कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा है वो आपकी यूनेस्को के द्वारा 26 अक्टूबर 1966 को की गई थी, जो यूनेस्को का जनरल कॉन्फ्रेंस था 14वां। और फिर यहाँ पर कंटिन्यू मनाया जाने लगा था 1967 से 8 सितंबर को। अगले सवाल के बढ़ते हैं, 21 खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट टी20 हो गया, वनडे और टेस्ट में 20,000 रन पूरे नहीं किए हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कौन सा प्लेयर है जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सभी फॉर्मेट में 20,000 रन है पूर्ण नहीं किए हैं? तो करेक्ट आंसर सुनील गावस्कर हो जाएगा। मैं बात करूं यहाँ पर सुनील गावस्कर के रन की, तो टेस्ट में इनके 10,122 रन है और वनडे में 3,092 रन है, तो टोटल 20,000 रन नहीं हो रहे हैं। टी20 में इन्होंने नहीं खेला था। विराट कोहली की बात करें तो इनके 20,000 प्लस रन है, 22,458 रन है। ओडीआई वनडे के 12,000 प्लस है, टी20 के लगभग 3,000 है, टेस्ट के 7,490 है। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो ओडीआई में 18,426 है, टी20 में सचिन तेंदुलकर ने केवल एक ही मैच खेला था, 10 रन है, टेस्ट में 15,921 है। ब्रायन लारा के भी 20,000 प्लस रन है, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सुनील गावस्कर। स्वराज पार्टी की स्थापना कब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राउटर ऑप्शन में था, उसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है। अंतिम सवाल, आजादी के समय किस प्रकार के कपड़े प्रयोग किए गए थे? क्या ऑप्शन थे, आप कमेंट करके बता सकते हो। एक सवाल रीजनिंग में स्टेप से था कि नेपोलियन बोनापार्ट है वो फ्रांस के नागरिक हैं, तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहां के नागरिक है? तो ये इटली के, जिनोवा इटली के नागरिक थे क्रिस्टोफर कोलंबस। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की जनगणना के अनुसार तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो थर्ड सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार की है, प्रथम उत्तर प्रदेश की, सेकंड महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय तेल एवं गैस कंपनी कौन सी है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरस ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो एंटोनियो गुतेरस ने कौन से भारतीय अर्थशास्त्री को यूएनईपी के न्यूयॉर्क मुख्यालय है, कार्यालय है, वहां के सहायक महासचिव जो नियुक्त किया उनका नाम है लिगिया नोरोना। कौन है? लिगिया नोरोना को यहाँ पर यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव के रूप में जो नियुक्त किया है एंटोनियो गुतेरस ने। तो फरवरी 2021 से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, तो फेब 2021 से रिलेटेड यहाँ पर मैं बात करता हूँ एक इंपोर्टेंट फैक्ट की, तो भारतीय मूल की अरोरा अक्षांश है, आकांक्षा। तो अरोरा आकांक्षा ने फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस को 2021 संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व के चयन में चुनौती देने के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है, वो भारतीय मूल की अरोरा आकांक्षा ने की है। अगला सवाल देखिएगा, हु गेव बायोनोमिनल नेम ऑफ क्लासिफिकेशन की वैक्सीन जो टीकाकरण हो रहा है, तो इसके अंतर्गत एक योजना है विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीका साझाकरण योजना कोवैक्स के तहत। इस योजना में कोवैक्स के तहत कोविड-19 टीका या फिर वैक्सीन की पहली खेप किस देश में दी गई है? तो डब्ल्यूएचओ की वैश्विक टीका साझाकरण योजना के कोवैक्स के तहत जो कोविड-19 की पहली खेप दी गई वैक्सीन वो खाना हो जाएगा। फेब 2021 महान किस नदी पर है? तो इंदिरा सागर महान है, ये नर्मदा नदी पर है, इंदिरा सागर महान जो मध्य प्रदेश में है ये डैम। अगला सवाल, हिमालयन यू एक औषधीय पौधा है वो किस राज्य में पाया जाता है? ये दो राज्य, एक तो हिमाचल प्रदेश में, एक अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन में स्टूडेंट बता रहे कि अरुणाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश नहीं था, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो हिमालयन यू है जो एक औषधीय पौधा है वो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जो क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। इस पेड़ में टैक्सोलिस नामक एक रासायनिक केमिकल रहता है जिसे छाल, टहनियों और जड़ों से निकाला जाता है और कैंसर जैसे रोग के इलाज में ये प्रयोग किया जाता है। ये हिमालयन यू का वैज्ञानिक नाम है। अगला सवाल देखिएगा, सोवियत यूनियन के द्वारा 1957 में कौन अगला सवाल देखिएगा, कार्ले की प्राचीन बौद्ध गुफा कहां पर है? तो कार्ले की जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट कार्ले में स्थित है। तो लोनावाला महाराष्ट्र में है कार्ले की प्राचीन बौद्ध गुफाएं। मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान के जनक आपको पूछा है तो गैलीलियो गैलीली है, आधुनिक विज्ञान के पिता जनक गैलीलियो गैलीली हो जाएंगे। आपको पूछ ले फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया, भारत में आधुनिक विज्ञान के पितामह जनक कौन है? तो जगदीश चंद्र बोस हो जाएंगे। इससे पहले ये सभी एनटीपीसी में आ चुके हैं। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अल्बर्ट आइंस्टीन इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स है आइजैक न्यूटन और गैलीलियो गैलीली है। फादर ऑफ केमिस्ट्री है एंटोनियो लेवोजियर है और फादर ऑफ बायोलॉजी है नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये जो मुरलेन नेशनल पार्क है वो मिजोरम में। कहां पर? मिजोरम में। आरडी रैम फुल फॉर्म पूछा है तो रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आरडी रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी। डीओएस की फुल फॉर्म भी आपको पूछा गया है। इसके अतिरिक्त केंद्र राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए 4 जो प्रमुख आयोग गठित हुए हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति और सरकारी आयोग है। ये चारों ही केंद्र राज्य जो संबंध है उनको सुलझाने से संबंधित है, विवाद से संबंधित। और राजमन्नार का गठन है वो 1969-70 में किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर मुरलेन नेशनल पार्क कहां में प्रथम बार अलग से पृथक पाकिस्तान देश के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एक अलग पृथक देश पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो 1940 का अधिवेशन, आपके ऑप्शन 1940 था। तो 1940 को मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें अलग से पाकिस्तान देश का प्रस्ताव पारित किया गया था। 22 और 23 मार्च 1940 को ये लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। और मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इससे पहले एनटीपीसी में एक सवाल पूछा हुआ है कि जो पाकिस्तान शब्द है वो किसने कब गढ़ा है? तो 1933 में इस शब्द को पाकिस्तान को कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है वहां पर पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने एक पर्चा जारी कर पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया था। चौधरी रहमत अली
मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हाईकोर्ट का पूछा है, जो चीफ जस्टिस और अन्य जो भी जज है, न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के आर्टिकल 217 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के पर्वतीय क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? ऑप्शन में आपकी चीट दिया हुआ था, करेक्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पाइन, मेपल, सेडार, ओक, देवदार है, ये सभी वन है वो भारत के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपकी ये था, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, आयुष्मान भारत योजना या फिर इसका अन्य नाम मूल्य पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करा रही है। तो एलईडी बल्ब उपलब्ध करा रही है सरकार, वो योजना है प्रधानमंत्री उजाला योजना। उजाला की आपको फुल फॉर्म पूछ ले तो उजाला हो जाएगा उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। ये उजाला योजना है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2015 को लॉन्च की थी। इस योजना ने बचत लैंप योजना को प्रतिस्थापित किया है। पहले जो योजना थी वो थी बचत लैंप, इसको प्रतिस्थापित करके पीएम मोदी जी ने 2015 में उजाला योजना जो एलईडी बल्ब वितरण से संबंधित योजना है। नेक्स्ट देखिएगा, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यूएन यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज है, जो ट्रेनिंग का कॉलेज है, वो है तुरिन, इटली में। उसका मुख्यालय है कहां पर? तुरिन, इटली में। और ये जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज स्थापित हुई है 2002 में, 1 जनवरी 2002 में। पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? किस देश की मुद्रा है? तो पट्टा का जो करेंसी है वो हो जाएगी मकाऊ की। मकाऊ कहां पर है? तो ये एक ऑटोनोमस क्षेत्र है, कहां का? साउथ कोस्ट ऑफ चाइना का एक स्वतंत्र देश है मकाऊ, जिसकी करेंसी है वो है पट्टा का। नेक्स्ट वन, सिक्किम से एकमात्र कौन सा भारत का राज्य सीमा साझा करता है? तो सिक्किम से भारत का एकमात्र राज्य जो बाउंड्री शेयर करता है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसी प्रकार मेघालय से करता है असम। मगध की राजधानी बाकी हमेशा की तरह कमेंट करके बताना अंत में कि इन 40 में से आप कितने सवाल करेक्ट कर सकते थे। देखिएगा पहला सवाल, भारत में वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया था? वंदे मातरम पत्रिका का पूछा गया है, न कि राष्ट्रीय गीत का। तो इसके संपादक हो जाएंगे अरविंद घोष, करेक्ट आंसर है। वंदे मातरम पत्रिका का जो संपादन है वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया है। ये कलकत्ता में प्रकाशित हुआ एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक न्यूज़पेपर है, जो कि 1905 में बिपिन चंद्र पाल के द्वारा इस न्यूज़पेपर को स्थापित किया गया था। और जो संपादक थे, एडिटर थे, वो थे श्री अरविंदो घोष हो जाएगा। बाकी मैं बात करूं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की, तो उसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उनके उपन्यास आनंद मठ से ये लिया गया है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था? तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। आप यहां पर वंदे मातरम पत्रिका पूछा है, अरविंद घोष करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू हुई थी? तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का उद्देश्य कौन सा है? कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य। यहाँ पर ये पूछा गया कौन सा नहीं है, कमेंट करके बताना दोनों में से कौन सा एग्जैक्ट था। देखिए परंपरागत कृषि विकास योजना का जो उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो इसके अंतर्गत देखिए उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। जो परंपरागत कृषि विकास योजना 2015-16 में आई थी, इसके कुछ उद्देश्य देख सकते हो। प्रमुख रूप से जैविक खाद पर इसमें बल दिया गया है। योजना का उद्देश्य जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण और विपणन को प्रोत्साहन करना है। योजना की शुरुआत 2015-16 में देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हुई थी। और इसमें कुछ उद्देश्य की और बात करूं तो मैं उपज है वो कीटनाशक मुक्त होगा और उपभोक्ता को अच्छे स्वास्थ्य और बढ़ावा देने में योगदान होगा। साथ ही साथ किसान की आमदनी को बढ़ाने में भी ये योजना सहायक है, किसानों की आय में बढ़ोतरी करेगा। और इसमें उत्पादन आगत के लिए प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए किसानों को प्रेरित भी मिलना है। अगला सवाल देखिएगा, कंप्यूटर के किस भाग से मोबाइल फोन को कनेक्ट किया जाता है? तो ये मोडेम का प्रयोग है। कंप्यूटर को टेलीफोन प्रयोगशाला कहां पर है? तो ये है दोस्तों अहमदाबाद में। भौतिक अनुसंधान जो लेबोरेटरी है अहमदाबाद गुजरात में 1947 को स्थापित हुई थी। प्रधानमंत्री होता है तो उत्तर प्रदेश में जो त्रिवेणी संगम का मतलब 3 नदियों का संगम स्थल है, वो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है। कहां पर? ये प्रयागराज में होता है। राजस्थान में आपको पूछ रहे तो 3 त्रिवेणी संगम है प्रमुख, बनास, बेड़ज, मेनाल, बनास, डाई, खारी, सोम, माही, जाखम। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, सर्व शिक्षा अभियान किस एज ग्रुप के विद्यार्थियों हेतु चलाया जा रहा है? खेल मंत्रालय के द्वारा किस स्पोर्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था? तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पूछा है, जो कि 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। और अभी वर्तमान में इसका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये शुरुआत 1 जनवरी 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंदिरा गांधी एरिना में आयोजित गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर इसका उद्घाटन किया गया है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का। और इसके अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो प्रत्येक साल सर्वश्रेष्ठ 1000 बच्चों को, कितने 1000 खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के लिए तैयार करने के लिए यहाँ पर 8 साल के लिए 5 लाख रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स सबसे पहला संस्करण 2018 दिल्ली में हुआ था। उसके बाद 2019 पुणे महाराष्ट्र में, तीसरा गुवाहाटी असम में, अभी 21 में हरियाणा में। अगला सवाल देखिएगा, मुख्यालय है भारतीय वन सर्वेक्षण का, स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी। सिक्किम और चाइना को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? रिपीटेड नाथुला दर्रा है, जो सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। आपको पूछ रहे अरुणाचल प्रदेश और चाइना को जोड़ने वाला पास है, तो वो बुमला पास हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा पूछी गई है, फॉर्मूले से बहुत बार आ जाता है। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है। जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च, साथ ही साथ आपको निर्यात माइनस आयात है, ये माइनस करके इसको ऐड करना है जीडीपी की, ये फॉर्मूला हो जाएगा। परिभाषा में सकल घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम जो मौद्रिक मूल्य है। संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष पूछा है, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी है। तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी है संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष है। देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें यूनियन एक्ट कब आया था? तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का हो जाएगा। और ये एक्ट अभी रिप्लेस किया गया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के द्वारा। अगला सवाल, शुक्र ग्रह जो वीनस सैटेलाइट ग्रह है, सॉरी प्लैनेट, तो वीनस प्लैनेट शुक्र ग्रह है, वो यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि शुक्र ग्रह की सतह के मानचित्रण और ग्रहीय गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए नासा के द्वारा 1990 से लेकर 1994 तक कौन से स्पेस क्राफ्ट का उपयोग किया गया है? तो स्पेस क्राफ्ट का नाम हो जाएगा यहाँ पर मैगलन अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया है शुक्र ग्रह की सतह के मानचित्रण के लिए। नासा के द्वारा 1990 से 94 तक जो स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था मैगलन अंतरिक्ष यान है, जो की शुरुआत हुई है 4 मई 1989 को। और इसे वीनस रडार मैपर के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किया गया है। अगला सवाल देखिएगा, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बाकी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है भारत में और निर्वाचन जितने भी आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 324 के तहत की जाती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा संधि या फिर जॉइंट कौन सा है? तो ये नी जॉइंट है, घुटने की जो जॉइंट है वो मानव शरीर का सबसे बड़ी संधि हो जाएगी। एन राजम किस वाद्य यंत्र की वादक है? तो एन राजम है ये वायोलिन की वादक हो जाएगी। वायोलिन वाद्य यंत्र जिसकी वादक है एन राजम।
राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाले तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? अभी हाल ही में यह कारनामा 4 मार्च 2021 को रिकॉर्ड बनाया है किरण पोलार्ड ने। तो किरण पोलार्ड है 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाले तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए। तो आप कहेंगे प्रथम और दूसरे कौन है? तो प्रथम है दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स और सेकंड है भारत के युवराज सिंह और तीसरे यहां पर किरण पोलार्ड हो जाएंगे। इन्होंने ये कारनामा श्रीलंका के विरुद्ध अकेला धनंजय के बॉलों पर 6 छक्के लगाए थे T20 इंटरनेशनल में 4 मार्च 2021 को। कंप्यूटर शॉर्टकट की Ctrl+X का आपको आज पूछा है तो कट करने के लिए Ctrl+X हो जाएगी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहां पर? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और स्थापना जो ICAO की हुई है वो 4 अप्रैल 1947 को। सोमगो झील किस राज्य में है? तो ये सोमगो झील है ये सिक्किम में। सोमगो झील सिक्किम में हो जाएगी, भारत के सिक्किम राज्य में। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप का सबसे बड़ा देश सही सुमेलित कौन सा है? तो यहाँ पर महाद्वीप था और उससे संबंधित उसका जो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश है पूछा था सही सुमेलित। तो नॉर्थ अमेरिका का यूएसए दे रखा था। तो नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो कनाडा है, न कि यूएसए। तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड यूएसए है नॉर्थ अमेरिका का। एशिया का सबसे बड़ा देश है, भारत नहीं है, चाइना हो जाएगा। रशिया, यूरोप और एशिया दोनों में आता है, इसलिए चाइना। बताना इन 39 सवाल में से आप कितने करेक्ट कर सकते थे। देखिएगा पहला सवाल, खुदाई खिदमतगार किस आंदोलन को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल कुर्ती आंदोलन, जिसका अन्य नाम है खुदाई खिदमतगार है। ये आंदोलन जो लाल कुर्ती आंदोलन है 1929 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था अब्दुल गफार खान, जो कि एनटीपीसी में सवाल आ चुका है। और यहां पर जो आपके पूछा गया था खुदाई खिदमतगार, इसका अर्थ क्या है? तो ये एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। देखिएगा अगला सवाल, माचू पिच्चू ऐतिहासिक स्थल किस देश में है? तो ये जो ऐतिहासिक स्थल है जहां पर नाम था माचू पिच्चू, ये दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में। कहां पर? पेरू में हो जाएगा। एनसीएसए के द्वारा विकसित प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा था? तो ये मोजेक हो जाएगा। एनसीएसए के द्वारा विकसित प्रथम वेब ब्राउजर है मोजेक है। एनसीएसए का मतलब है नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। आपको यदि पूछ रहे कि प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, जो कि 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने विकसित किया है। इससे पहले एनटीपीसी में सवाल ये पूछा गया था कि फर्स्ट ब्राउजर कौन सा, वेब ब्राउजर कौन सा है जो कि ग्राफिकल इंटरफेस है उसमें, तो वो एयरविज हो जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ रीजनिंग के सवाल आप देख सकते हो। ऑर्गन आउट का ब्लैक, येलो, ग्रीन, रेड में विषम कौन सा होगा? एक स्टेप से पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैन्योर, इसमें भी ऑर्गन आउट का था। एक ये था वाटर टैंक है तो पेट्रोलियम को किसमें स्टोर किया जाएगा? तो यहां पर आप कमेंट करके बता सकते हो इन 40 में से आप कितने सवाल करेक्ट कर पा रहे हो। किसे कहा जाता है? तो योजना आयोग का वास्तुकार जो आपको पूछा था वो हो जाएंगे पीसी महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं योजना आयोग के वास्तुकार। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो मीराबाई है ये मेड़ता जो राजस्थान है नागौर में। तो मीराबाई कहाँ की? ये राजपूत राजकुमारी पूछा है तो मेड़ता की हो जाएगी। और ये 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवित्री थी मीराबाई। मीरा का विवाह हुआ था मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में। उदयपुर के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ की महाराणा सांगा के पुत्र थे। अगला सवाल देखिएगा, स्तनधारी के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो स्तनधारी के बारे में जो गलत कथन में एक स्टेटमेंट था कि 3 चैम्बर हृदय होता है स्तनधारी के, जो कि गलत है। आपको पता होना चाहिए जो स्तनधारी है मैमल्स और बर्ड्स है इनका हृदय होता है 4 चैम्बर, न कि 3 चैम्बर है। 3 चैम्बर होता है उभयचर के। और जो फिश है, फिश का हृदय, मछली का हृदय होता है 2 चैम्बर होता है मछली का। अगला सवाल देखिएगा, कौन से कर में आय और लाभ का प्रभाव उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो उसे अदा करता है? तो इस टाइप से सवाल की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंस थी, तो ये प्रत्यक्ष कर हो सकता है, जैसे कि इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। अगला सवाल देखिएगा, चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। एक सवाल था, कौन सा द्विधारी संख्या का सही निरूपण है? जहां पर 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। तो ये स्वराज शब्द सबसे पहले 1906 में, देखिए कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में जो स्वराज शब्द है वो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा व्यक्त किया गया था और इसकी व्याख्या जो की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। बाकी आपको पता होना चाहिए स्वराज अलग है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में हुआ था? तो वो कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में लाहौर में पारित हुआ था, जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था अधिवेशन। अगला सवाल देखिए, 86 संविधान संशोधन कब हुआ है? तो ये 2002 में हुआ है। 86 जो संविधान संशोधन 2002 में, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार, जहां पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया है। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव किस देश से है? तो वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस है पुर्तगाल से। प्रेजेंट में महासचिव मॉरिसन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। निम्न में से कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? ये ऑप्शन थे अगरसैन की बावली, पंचमहल, लाल किला, कुतुब मीनार। तो पंचमहल दिल्ली में न होकर यूपी में है, फतेहपुर सीकरी यूपी में पंचमहल। अगला सवाल, यूराल पर्वत किस महाद्वीप को अलग करता है? कौन से महाद्वीपों को अलग करता है? यूराल माउंटेन है, एशिया और यूरोप को अलग करता है और ये पश्चिमी रशिया की एक पर्वत श्रृंखला है। और ये पर्वत श्रृंखला कहां से कहां तक है? उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में कैस्पियन सागर तक फैली हुई है। डिब्रू शेखोवा जो नेशनल पार्क है, अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी का रिकॉर्ड ये कौन बन गए हैं? तो 100वां उनका अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच है जिसमें उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है। नाम है जो रूट, इंग्लैंड के जो कप्तान। और एक अन्य में रिकॉर्ड बताऊं इससे संबंधित, तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग अपने 100वें टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। दोनों पारियों में उन्होंने सेंचुरी लगाई। ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी जो यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र के 100वें महासचिव है वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये ऑस्ट्रिया के थे। आपको यदि पता होता कि 4थे महासचिव, जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं, इनका नाम क्या है? जो 4थे महासचिव रहे वो ऑस्ट्रिया के हैं। नाम है दोस्तों कुर्ट वाल्डीम। तो कुर्ट वाल्डीम है ये ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति। आपको पूछा था किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो 4थे जो महासचिव है संयुक्त राष्ट्र के उनका नाम है कुर्ट वाल्डीम, ये ऑस्ट्रिया से है। प्रथम ट्रिवियल ली है जो नॉर्वे से है और डेग हैमरशोल्ड है सेकंड जो स्वीडन से है। यूथांट है म्यांमार से। ये सभी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। कोफी आनंद से सवाल आ चुका है, एनटीपीसी में घाना से है। बान की मून है कोरिया से। अभी वर्तमान में ये सवाल इसी से पूछे गए। देखते हैं अगले सवाल की ओर। जनवरी 2021 में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में